चलिए चलिए बच्चों, so we'll begin. Yes, दोनों ही दे दे भाई। I'll tell. Let me. ना चलिए, so we are live YouTube. चलिए बच्चों, please hear बच्चों. So a very good morning to every one of you. चलिए बच्चों, और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी शक्लें देख के, और काफी खुश हूं मैं कि इतने टाइम के बाद ग्रुप 2 भी पढ़ाने का मौका मिल रहा है, बिकॉज 1 जून से वी स्टार्टेड विद ग्रुप 1 का क्लास, और आज हमने ग्रुप 1 भी नया शुरू किया है. सो सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करता हूं, और आप सब लोग, मैं मान रहा हूं कि मोस्ट ऑफ यू 99% ऑफ यू मस्ट हैव गिवन एग्जाम फॉर ग्रुप 1. और सबसे ज्यादा सब लोग, साला अभी तो ठीक है, अभी 25 अगस्त तक है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो सब लोग सोच रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रेटेजीज को रीफ्रेम करेंगे कंसीडरिंग कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है. ये सो नो, यही चीज है मन में. नाउ एज फार एज रिजल्ट्स आर कंसर्न, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं आपको यही बोलूंगा कि आप पास हो जाओगे, ठीक है. बट ठीक है, बट अभी मैं आपको एज अ टीचर, मेरा आपको एक ही सुझाव होगा. एज अ टीचर मैं आपको यही बोलूंगा कि टिल 25 अगस्त, प्लीज यार सारे लोग ध्यान सुनना, 25 अगस्त तक काफी अच्छे अनुशासन का पालन करें, फॉलो द डिसिप्लिन. और मेरा और सुपान सर का टारगेट यही होगा कि 25 अगस्त तक वी वुड कवर अप मैक्सिमम पोर्शन. कोशिश करेंगे कि चाहे क्लासेस एक्स्ट्रा लें, कैसे भी लें, क्योंकि मुझे पता है रिजल्ट के बाद एवरीवन चेंजेस स्ट्रेटजी कि नहीं यार समझ. अगर मान लो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा है, और डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी क्लास का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा. बट मान लीजिए इफ रिजल्ट इज नॉट पॉजिटिव, कुछ ऊपर नीचे होता है, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि अभी 25 अगस्त तक वी वुड कवर अप द मैक्सिमम पोर्शन. कोशिश रहेगी कि 75 से 80% सिलेबस हम खत्म करें. देखिए मैं बोल रहा हूँ कोशिश रहेगी, वैसे हमने इस ग्रुप को खत्म करने का इस टारगेट तो हमने 15 अक्टूबर रखा हुआ है, बिकॉज बट स्टिल प्रयास यही रहेगा कि हम लोग क्या करें, 25 अगस्त तक कोशिश करें कि मैक्सिमम सिलेबस हम खत्म करें, ठीक है. सो मान लीजिए रिजल्ट ऊपर नीचे आता है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छे से बना पाएंगे अगर 80% रिजल्ट के 80% सिलेबस अपन ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है. सो अगेन डिसिप्लिन, यू ऑल नो कि जो आप लोग ग्रुप 1 में जो शेड्यूल फॉलो करते हैं, same schedule you have to follow in group 2 as well. Same schedule means अब यहाँ पे क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा. यू विल हैव क्लास टिल 3:30. 3:30 बजे तक अपनी क्लास होगी. 4 भी बज सकते हैं, ठीक है. तो लगभग 4 बजे तक अपनी क्लास होगी, मान के चलिए. सो क्लास खत्म होने के बाद अगेन सेम चीज जो मैं आपको बोलता हूँ, टेक हाफ एन आवर का ब्रेक, उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करो. 4:30 से 8:30, 4 घंटे की रोज क्या करो, रोज 4:30 घंटे की. बिकॉज ग्रुप 2 में आपका क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, मतलब आपको यू नो रोज पढ़ने के लिए, रोज रिवाइज करने के लिए क्या होता है, ज्यादा होता है. तो 4 घंटे मेक श्योर कि 4:30 to 8:30 अपना ये ड्यूरेशन बना लो. 4:30 to 8:30 ये जो टाइम है, 4 घंटे का टाइम, आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो लाइब्रेरी, घर पे पढ़ते हैं तो घर पे. मेक श्योर कि ये टाइम आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, पढ़ने में यूज करें. एंड फॉलो दिस टिल 25 अगस्त. आप यही फॉलो करेंगे, आपकी रिजल्ट आती है, उसके बाद वापस से विल मीट, वापस से विल कंसीडरिंग योर रिजल्ट विल मेक बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर दिसंबर, ठीक है. बट 25 अगस्त तक मैं चाहता हूं बच्चों हम सब लोग क्या करें, टिल 25 अगस्त वी वुड फॉलो, वी हैव टू फॉलो द सेम स्केड्यूल जो मैं आपको दिया है. 4:30 से 8:30 तक आपको पढ़ना है. संडेज को वी कैन हैव एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है. कुछ क्लासेस शाम को आपको ऐसा हो सकता है कि 1 घंटे पहले मैसेज आए और आपको बताए, आपको पता चले कि आधा घंटे के बाद लेक्चर है, यस लेट्स मीट इन 10 मिनट्स, 15 मिनट्स. तो ये भी होगा. सो वी विल बी टेकिंग, विल बी कोशिश करेंगे कि बच्चों, और आप समझो हमको भी घर से लेक्चर लेना बहुत बर्डन सम होता है, बट स्टिल कंसीडरिंग द सिलेबस,
कंसीडरिंग द कंटेंट दैट वी हैव, और जितना हमको पढ़ाना होता है, तो आपके साथ ऐसा भी होगा। तो प्लीज फेस टू फेस वाले बच्चों भी अपना जो जूम का जो भी बैच में एडिशन वगैरह होता है, आप ऑफिस से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे अभी बहुत दर्द में हैं कि हमारे नोट्स कब आएंगे, और अलग अलग दर्द रहते हैं ऑनलाइन वाले बच्चों के। तो नोट्स आपके मेरे हिसाब से 7-8 दिन में, 7-8 दिन से शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बट 3 से 4 दिन में आप मान के चलिए आपके नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। वी आर ऑलरेडी वर्किंग, हमने नोट्स वगैरह डिस्पैच कर दिए हैं, और बहुत सारे नोट्स हमारे डिस्पैच कर रहे हैं। एक मिनट बच्चों, थोड़े से चेक कर लूं। सो कुछ नोट्स हमने डिस्पैच कर दिए हैं, कुछ नोट्स हम डिस्पैच कर रहे हैं। 4-5 दिन में आपके नोट्स आ जाएंगे, और आपका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह है वो भी मेरे ख्याल से 2-3 दिन में हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे हमको बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, आई कैन अकेडमी इज बेस्ट, टीचर्स आर बेस्ट, बट मैनेजमेंट इज पुअर, ठीक है। तो ये हमको बहुत सारे कमेंट मिलते हैं, और कल तो किसी मेरे स्टूडेंट ने मेरी बजा दी थी कल यूट्यूब पे कि सर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ये वो। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, आई कांट हेल्प इट, बट यस स्टिल हम इम्प्रूव कर रहे हैं। 6-6 महीने में हम थोड़े थोड़े क्या होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। रीजन आप समझिए, मैं और सुपान सर टीचर है यार, वी आर नॉट बिजनेसमैन। तो एक चीज समझिए, वी डोंट हैव एनी होल टाइम मैनेजर, हमारे पास कोई होल टाइम मैनेजर नहीं है। सो कई बार ऐसा होता है, बट यस, और कंसीडरिंग हम एक लो कॉस्ट क्लास है, तो हमारे पास बहुत सारे बैरियर्स हैं यार। वी कैन नॉट, हम अपनी इतनी फीस में हम 50,000 रुपए महीने की सैलरी वाला आदमी नहीं रख सकते। अगर रखना है तो फिर मैं टीचिंग छोड़ के मैं ही काम कर लूंगा, वो ज्यादा अच्छा है ना। बट स्टिल वी आर इम्प्रूविंग इन दिस टाइम। और मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ यार, कौन सी क्लास ऐसी है जहाँ पे स्टाफ मैसेज नहीं करता, तुम टीचर को मैसेज करते हो बट टीचर रिप्लाई करता है। सो आई एम ऑलवेज देयर, मैं हमेशा हूँ, सुपान सर हमेशा है, ठीक है। सो कुछ भी गड़बड़ होती है, बट स्टिल हम लोग इस बार और ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मैनेजमेंट में हमने कुछ ज्यादा लोगों को हायर किया है, तो प्रॉब्लम ना हो। बट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वी आर देयर। यूट्यूब पे मत हगा करो। हाँ यार, वहां पे बहुत बड़े, वहां पे ना अच्छी चीज नहीं, अच्छी चीज डालो, बट ये खराब चीज ना, अगेन लाइक आप समझो, ठीक है। यूट्यूब पे हगा भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आई एम वेरी ओपन, मैं चीजें ओपन ही बोलता हूँ। मुझे, मैं कुछ अगर मेरे अंदर खामी है तो भी मैं उसको ओपनली बोलता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ चलिए बच्चों, देखो अभी भी कुछ लोगों ने हगना चालू कर दिया भाई, कुछ तो अपने, अरे हेलो हिमांशु, निकिता जी, मोबाइल पे देखता हूँ मैं। तो बच्चों सब लोगों का स्वागत है, एंड जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की कृपा अभी काफी अच्छी हो चुकी है। सो निकिता इज आस्किंग बुक्स कब आएंगे। मैंने ग्रुप पे कुरियर वाले का नंबर डाला है क्या? नहीं, मैं आज कुरियर वाले का नंबर डाल दूंगा, उसके प्राण खा लेना, ठीक है। रोहित इज आस्किंग पीडीएफ मिल चुका है सर ऐप पे, दैट्स ग्रेट रोहित, थैंक यू भाई। पराग इज सेइंग कि सर मैंने भी सुना था कि मैनेजमेंट हकता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, उन सबको दवाई दी है हमने। प्रियांशु तू थोड़ा सब्र अली का ले ले भाई। और यहाँ पे हमारा अतुल भी आ चुका है, अतुल वी आर मिसिंग यू, कम सून। चलिए बच्चों, अतुल सीधे बोल रहा है मैनेजमेंट अच्छा है। चलिए, सो बच्चों, यस, मेरा तो कॉल रिसीव करते हैं, तूने पैसे खिला के गया होगा तू यहाँ पे। हेलो निकिता बेटा, चलिए। सो बच्चों, मैं सबसे पहले हम लोग जो अभी पढ़ेंगे एसएलसीएम, यस। सो अब रेगुलर बातें हो गई हैं, तो अब मैं आपके साथ, और चलिए बच्चों, सो अब बच्चों इस टाइम पे जो हम लोग लेक्चर लेंगे दैट वुड बी सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट्स। ये हमारा नया सब्जेक्ट होगा ग्रुप 2 का, और मेरा दिमाग देखो, कंपनी लॉ के बेयर एक्ट के ऊपर मैं लिख रहा हूँ एसएलसीएम, ठीक है। कोई कई प्यार हैं जो कभी खत्म नहीं होते। एनीवे anyway, हाँ जी बच्चों, तो मैं आपके साथ जो अभी स्टार्ट करूंगा दैट वुड बी एसएलसीएम। जस्ट अ मिनट। सो नया टॉपिक ग्रुप 2, ग्रुप 2 में जो एक सब्जेक्ट है हमारा सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, दिस इज द सब्जेक्ट। ये 100 मार्क का सब्जेक्ट है।
ऑन दिस सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू कवर नाउ। ये सब्जेक्ट जो है, प्लीज हियर, ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और मैं हर बैच के फर्स्ट लेक्चर में ये बोलता हूँ कि इससे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट ग्रुप 2 में कोई भी नहीं है। बट इस बार जो एग्जाम हुआ, इंस्टीट्यूट ने 10 से 12 मार्क के, काफी 10-12 भी नहीं, एक अनएक्सपेक्टेड चैप्टर था LODR, ठीक है, उससे इंस्टीट्यूट ने इस बार क्या किया, 12 से 15 मार्क का पूछ लिया। और वो चैप्टर मतलब ठीक ठाक ही, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको इंस्टीट्यूट कभी उस चैप्टर से नहीं पूछती थी, बट इस चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने हमारे लॉ लगा दिए नाउ। सो एनीवे, बाकी रेस्ट ऑफ, हाँ, यहाँ से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या आएंगे, न्यूमेरिकल, इस सब्जेक्ट से न्यूमेरिकल आते हैं। हर बार ऐसा होता था कि बच्चे न्यूमेरिकल नहीं बना पाते थे और थियरी खटाखट लिखते थे, इस बार उल्टा हो गया। इस बार सबने न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व किया, एवरीवन सॉल्व न्यूमेरिकल इन अ वेरी गुड वे, बट थियरी में LODR के कुछ क्वेश्चन है जो बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए। और हमेशा याद रखना, SLCM के पेपर में कम से कम आपको 20 मार्क का, सुनिएगा ध्यान से, SLCM के पेपर में 20 मार्क का क्या आने वाला है। आपने एक गाना सुना होगा बचपन में, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मुझे किसी कल स्टूडेंट ने एक बोला कि सर आप क्लास में गाना भी गाया करो, डांस भी किया करो, तो आपके एडमिशन बढ़ेंगे। तो किसी ने मुझे एडवाइस दिया कि सर आईकेन एकेडमी इतनी बेस्ट है, इतने अच्छी क्वालिटी के लेक्चर्स हैं, बट मुझे बड़ा दुख होता है कि आपके वॉचिंग 75 ही रहते हैं। यार इसमें तो 75 है, पहली बार 75 वॉचिंग है। मेरे फैमिली में 4 मोबाइल है, मैं सबको मोबाइल दे के आऊं, निर्विका विन्नी का कोई मोबाइल दे, कमीनो, जब मैं यूट्यूब पे रहूं तो देखते रहना मुझे। वो भी बोलते नहीं पापा बहुत बोरिंग है। सो और मेरी वाइफ तो नेचुरली देखती है, वो बस सोचती रहती कि साला ये गर्लफ्रेंड वाले एग्जाम्पल ले, क्योंकि बहुत लोगों ने शिकायत की इसकी गर्लफ्रेंड है, जबकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड है मतलब थी, है तो नहीं है, बट मैं उसको 50 बार कसम खा के बता चुका हूँ कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी मेरी लाइफ में। पहली लड़की जिसको ऐसे करके टच किया मैंने वो आप छो, बट वो मानती ची नहीं है, तो वो बैठी रहती है, वो एविडेंस कलेक्ट, वो भी पक्का लॉ गुरु की वाइफ है, तो वो भी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए बैठी रहती है। बट आई थिंक नहीं मिल पाएगा कुछ भी, क्योंकि उसको पता नहीं है कि गर्लफ्रेंड वाले एग्जाम्पल डेमो खत्म होने के बाद आते हैं। एनीवे बच्चों, एनीवे, सो शायद अब ये वाला रिकॉर्ड हो गया होगा तो आज तो मेरी लग जाएगी ना। सो मैं कुछ गाने वाने भी गाऊंगा, और डांस वांस के भी एक दो स्टेप मैंने सीखे हैं, तो मैं आपको डांस भी करके दिखाऊंगा जिससे मेरी क्लास के एडमिशन बढ़े नाउ। एनीवे, और कभी कभी टाइम मिला तो पढ़ा भी लूंगा, ठीक है, क्योंकि एडमिशन पढ़ाने के बेसिस पे नहीं हो रहे हैं, तो सामने वाले ने बोला कि गाना गाया करो तो एडमिशन बढ़ जाएंगे। एनीवे बच्चों, सो लिसन टू मी। सो ये टॉपिक सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, सुनेगा ध्यान से। अब यहां पे सिक्योरिटीज लॉ बेसिकली ध्यान से, सो सिक्योरिटीज लॉ का मतलब क्या होता है, ध्यान से, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, ठीक है। सिक्योरिटीज लॉ का मतलब होता है, लॉ मतलब अपन सबको पता है कानून, लेजिस्लेशन, लॉ, ऐसा लॉ जो किससे डील करता है, सिक्योरिटी से डील करता है। सिंपल चीज, द लॉ दैट डील्स विद सिक्योरिटीज इज सिक्योरिटी लॉ, द लॉ दैट डील्स विद कंपनीज कंपनी लॉ। यस और नो बच्चों? नाउ सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, यस अपन लोगों ने पढ़ा है, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, यस और नो। सो बेसिकली सेम मैं आपको बताऊंगा, हालांकि इसको बहुत फॉर्मल वे में डिफाइन किया गया है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में, बट अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूं, जिस पेपर को या जिस कागज को, अब ये कागज फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, जिस पेपर को इश्यू करके, जिस पेपर को क्या करके बच्चों, जिस पेपर को इश्यू करके हम क्या अरेंज कर सकते हैं, अंड बंड संड, अरेंज करो फंड, यस और नो बच्चों? जिस पेपर को इश्यू करके अपन क्या कर सकते हैं, फंड्स अरेंज कर सकते हैं, यस और नो बच्चों? जिस पेपर को इश्यू करके हम फंड्स अरेंज कर सकते हैं, किस चीज के लिए,
बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है, जिस पेपर को इश्यू करके हम फंड इश्यू करते हैं, जिस पेपर को इश्यू करके हमें फंड मिलते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, उस पेपर को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सिक्योरिटी, ठीक है। नाउ सो बेसिकली तो हम सिक्योरिटीज लॉ का मतलब क्या हो गया? सिक्योरिटीज लॉ का मतलब हो गया ऐसे लॉ जो किससे डील करते हैं? द लॉ दैट डील्स विथ इश्यू ऑफ व्हाट बेटा? इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। सो हमारे देश में कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो अ लॉ दैट डील्स विद सिक्योरिटीज, यस और नो, बट यहां पे मैं कंपनीज एक्ट की बात नहीं करूंगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। हमारे मेरे ख्याल से हमारी नसों में कंपनी लॉ छपा हुआ है बच्चों, ठीक है। नाउ सो बेसिकली सिक्योरिटीज लॉ, यहां पे मैं तीन टाइप के से तीन ही है सिक्योरिटीज लॉ। कितने हैं सिक्योरिटी लॉ? तीन ही है। एक है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, एक है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, और एक है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1950। सो बच्चों अगर एज फार एज कंपनी लॉ इज कंसर्न, जितना कंपनी लॉ कंसर्न है, तीन ही सिक्योरिटीज लॉ है, सॉरी कंपनी लॉ बोल रहा हूं, एज फार एज सिक्योरिटीज लॉज आर कंसर्न, सिर्फ तीन सिक्योरिटी लॉ ही हैं जो हमें पढ़ने हैं। दीज आर थ्री सिक्योरिटीज लॉ, ठीक है। नाउ सो अगर आपकी कंपनी, अच्छा ये सिक्योरिटी लॉ आपके ऊपर कब एप्लीकेबल होते हैं? ये सिक्योरिटीज लॉ अपने ऊपर कब एप्लीकेबल होते हैं? एग्जैक्टली बेसिकली जब अपन आइडियली, आप सबको पता है प्राइवेट प्लेसमेंट पे जो सिक्योरिटीज इश्यू होती हैं, डेट सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज जो प्राइवेट प्लेसमेंट में इश्यू होती हैं, उनको भी आप क्या कर सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हैं, बट अभी मैं वो डिस्कशन नहीं करूंगा। आई विल ट्राई टू कीप इट सिंपल, मैं अभी कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा मैं क्या करूं, सिंपल रख सकूं। सो बेसिकली जब आप पब्लिक से क्या लेते हैं? फंड्स लेते हैं। व्हेन यू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम पब्लिक, कंपनीज एक्ट का अगर आपको याद है सेक्शन नंबर 23, कंपनीज एक्ट का कौन सेक्शन? सेक्शन 23। जब आप पब्लिक ऑफर लेके आते हो तो आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना होता है। उसके बाद सेक्शन 40, जब आप पब्लिक ऑफर लेके आते हैं तब आपको स्टॉक को, अपने कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना होता है? लिस्ट भी करना होता है, यस और नो बच्चों? सो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल मतलब लास्ट टाइम थोड़े दिन पहले हमने डिस्कस करी थी। सो जब आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो जाती है? लिस्ट हो जाती है। समझना, मैं कंपनीज एक्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे। सो कंपनीज एक्ट में लिखा था कि कंपनी पब्लिक ऑफर लेके आ सकती है प्रोस्पेक्टस इश्यू करके। सेक्शन 40 बोलता था कि जब तुम पब्लिक ऑफर लेके आओ तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना है? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना है। अब जब तुम लिस्ट हो जाते हो, जब तुम क्या हो जाते हो? जब तुम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हो, तब तुम्हारे ऊपर क्या एप्लीकेबल होते हैं? लिस्ट होने के पहले से ही क्या एप्लीकेबल होते हैं? सिक्योरिटीज लॉ आपके ऊपर लागू होने शुरू हो जाते हैं। और अगर सिक्योरिटीज लॉ की बात करो, एज फार एज सिक्योरिटीज लॉ की बात करो, तो सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट एंड सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तो पूरे एसएलसीएम में हम सिर्फ तीन ही लॉस पढ़ेंगे। कितने लॉस पढ़ेंगे बच्चों? वी वुड जस्ट रीड दीज थ्री लॉस। तो पहला पॉइंट हो गया कि ये हो गया सिक्योरिटीज लॉ। नाउ अब बच्चों आप सबको पता है लॉ के दो टाइप्स होते हैं। नाउ डोंट से सिविल क्रिमिनल, अब अपन उस स्टेज से थोड़ा सा ऊपर आ गए। एक होता है सुप्रीम लेजिस्लेशन और एक होता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, यस और नो? सुप्रीम लेजिस्लेशन का मतलब ऐसे लॉ जो कौन पास करता है? ऐसे लॉस जो पार्लियामेंट पास करती है। ऐसे लॉस जो कौन पास करता है? ऐसे लॉस जिनको पार्लियामेंट पास करती है उनको अपन क्या बोलते हैं? उन लॉस, ऐसे लॉस जिसके अंदर एक कॉमा भी हटाना है तो वो पार्लियामेंट ही हटाएगा। जैसे कंपनीज एक्ट 2013, सेबी एक्ट 1992, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
ये सब क्या है बच्चों? और बाकी जितने भी लॉ आप पढ़ते हैं जो पार्लियामेंट से पास होते हैं, ये सारे लॉस कौन से हैं? ये सारे के जो सारे लॉस हैं, दीज आर सुप्रीम लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन का मतलब ये लॉज में चेंजेस लाना या इन लॉज के स्वरूप में अगर कोई भी चेंज करना है तो पार्लियामेंट को एक स्पेशल लॉ पास करना पड़ेगा, एक पार्लियामेंट को अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ेगा और फिर चेंज होगा। लेकिन अपन ने याद है, अपन ने जेआईजीएल में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा था। क्या था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस? ऐसे लॉज, यस, ऐसे लॉज दैट डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, राइट? नाउ बच्चों, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब है, अच्छा लॉ की डेफिनेशन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखें तो लॉ की डेफिनेशन में रूल्स भी आते हैं, लॉ की डेफिनेशन में रेगुलेशंस भी आते हैं, हाँ है ना? सो बच्चों, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब है रूल्स, रेगुलेशंस या फिर कोई भी लॉज जो कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है, पार्लियामेंट के अलावा कोई और बनाता है। यस, तो ऐसे लॉज या ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस जिनको पार्लियामेंट के अलावा कोई और बनाता है। हाँ, लेकिन पावर कहां से मिलती है इनको लॉ बनाने की? लॉ से ही मिलती है। मतलब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कौन बनाता है? सबऑर्डिनेट बॉडी। मेन बॉडी क्या है? सुप्रीम बॉडी क्या है? पार्लियामेंट। तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कौन बनाता है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कौन बनाता है बच्चों? सबऑर्डिनेट बॉडी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, सेबी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है, स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे सकता है रूल्स बनाने का, हाँ या ना? म्यूनिसिपल बॉडी हो सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे कि कंपनीज एक्ट, आप सबको पता है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 469 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी थी रूल्स बनाने की, हाँ या ना? कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 469 ने किसको पावर दी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी थी रूल्स बनाने की, हाँ या ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी रूल्स अपन ने पढ़े थे, जैसे कि आपको याद है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स, ये सारे रूल्स किसने बनाए थे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए थे। तो ये जो सारे लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए थे, मैं आपसे पूछता हूं कि ये सुप्रीम लेजिस्लेशन थे या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन? वेरी नाइस एवरीवन। लेकिन क्या ऐसा है क्या? क्या ऐसा है कि हमें सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है? कैन आई से सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस आ जाते हैं। तो ये रूल्स और रेगुलेशन भी किसका पार्ट है? लॉ का ही पार्ट है। आपको ये भी फॉलो करना है, जैसे आप लॉ को फॉलो करते हैं वैसे ही आपको किनको फॉलो करना है? रूल्स और रेगुलेशंस को भी फॉलो करना है, हाँ या ना बच्चों? सो नाउ, तो वैसा ही, तो ये 3 एक्ट हैं। तो कहने के लिए, जैसे क्या है बच्चों, ये जस्ट 3 ही एक्ट हैं। जो 3 एक्ट क्या है बच्चों? ये 3 ही जो है सिक्योरिटी लॉ है। लेकिन सेबी एक्ट ने, डिपॉजिटरीज एक्ट ने और सिक्रा एक्ट ने, तीनों कानून जो है, ये तीनों कानून किसको पावर दी है? इन तीनों कानूनों ने किसको पावर दी है? सॉरी, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दी है, बट आई एम नॉट कंसर्न विद सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं यहाँ पे किसकी बात करूंगा? इन तीनों कानूनों ने किसको पावर दी है? सेबी को पावर दी है। किस चीज, क्या बनाने की? रेगुलेशंस बनाने की, ठीक है? और आपको पता है रेगुलेशंस भी क्या है? लॉ है। रेगुलेशंस भी क्या है? लॉ है। तो कुल मिलाकर, और सेबी ने अपनी इस पावर का बेतहाशा इस्तेमाल किया है, लोट लोट के इस्तेमाल किया है। तो व्हाट है सेबी डन इज, सेबी ने क्या करा है? सेबी ने ढेर सारे क्या क्रिएट करे हैं बच्चों? सेबी ने रेगुलेशंस बनाए हैं स्टॉक मार्केट को क्या करने के लिए? रेगुलेट करने के लिए। इज दैट क्लियर? नाउ, सो सबसे पहला लॉ जो हम स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर अपने जर्नी में, जो हम सबसे पहला कानून शुरू करेंगे पढ़ना, दैट वुड बी व्हाट बेटा? सबसे पहला लॉ हम जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेबी एक्ट 1992 इज द फर्स्ट लॉ दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। इज एवरीवन विद मी? नाउ सर, आप कैसे पढ़ाएंगे? जस्ट मैं अभी तो खैर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे,
मेरे नोट्स। तो सबसे पहले बच्चों वी हैव दीज नोट्स वेरी सिंपली रिटन, काफी अच्छी भाषा में, जैसे आप सबको पता है एग्जीक्यूटिव के नोट्स थे। नाउ कई लोगों को नोट्स में भी नोट्स इतने अच्छे मिले फिर भी एग्जाम में हक के आए होंगे। मारूंगा सालों 25 अगस्त को तो हंटर लेके आऊंगा बड़ा सा, ठीक है। नाउ एनीवे, और कंपनी लॉ में अगर कोई फेल हुआ तो पिटेगा, और जिगल में कोई फेल हुआ तो मेरे मारने के पहले खुद को मारने लगना, ठीक है। नाउ सो बच्चों प्लीज हियर, सो आप सबको पता है कि नोट्स तो मैं बहुत अच्छे बनाता हूं, बट क्लास में जब पढ़ने की बात आती है तो मैं आपको कुछ और ही सरप्राइज देता हूं। तो क्लास में हम नोट से पढ़ेंगे, आपको एग्जाम में भी किससे पढ़ना है, नोट से ही पढ़ना है। बट मेरे पास आप सबके लिए एक विशेष पैकेज है, एक विशेष सरप्राइज है। सो पैकेज ऐसा है, ये है बेयर रेगुलेशंस। कौन से रेगुलेशंस है? जैसे कंपनीज एक्ट में हम नंगा लॉ पढ़ते थे, बेयर एक्ट से पढ़ते थे। तो मैंने बोला कि जब अपना एक्सपेरिमेंट इतना सफल हुआ है, आई थिंक आप सब खुश थे बेयर एक्ट से पढ़ने के बाद, पक्का। सो अब वो बोलती क्या पता दीदी क्या पढ़ा रहे हैं बेटा, बेयर एक्ट। एनीवे, हाँ क्या पूछ रही वो? अच्छा मैं बता देता हूँ, मुझे पंचायत करने में बहुत मजा आता है। तो आप लोग कोई भी बात करते हैं तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, आई एम वेरी वेरी गुड पंचायती, ठीक है। मुझे पूरा इंटरेस्ट है कि क्या चल रहा है, बगल वाली लड़की का किससे चक्कर चालू हो गया, कौन किसको पसंद कर रहा है। सो मैं पूरे मजे लेता हूँ, मैं पूरे आनंद लेता हूँ। अच्छा मैं क्लास चालू होने के पहले डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट भी करना चाहता हूँ कि कुणाल और अंकित ये दोनों मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो कभी मैं इनको प्रायोरिटी दूं, कभी ये लोग, मैं पूरी क्लास को डांटू और पहले ही बोल दूं कि भाई मेरी डांट वाला प्रोविजन इन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं, इट इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरी दिलचस्पी इन दोनों में, नॉट दिस वाली दिलचस्पी, बट बट ये दोनों मेरे दिल के बड़े करीब हैं। ये भी था, बट किसी ने इसको मुझसे चुरा लिया, और हमारी बैच का गोल्डन वर्ड है कटेगा तो बचने वाला कोई नहीं है, ठीक है। नाउ, और कटेगा सबका, ये जो डायलॉग हमारी बैच का है, इसकी इसकी गंगोत्री, इस डायलॉग की रचयिता, इस डायलॉग को, लिखे हुए डायलॉग को अमल में लाने वाली हमारी प्यारी शुभदा वहां पे बैठी हुई है। तो सबसे पहले जो कट 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 करने की शुरुआत थी वो शुभदा ने की थी, और किसी को इतना दर्द दे दिया कि जो बंदा 40-50 एक आध 1.5 लाख रुपए खर्च करके पूना आया था, एक आध 1.5 लाख, वो बहुत रईस था, वो बेचारा वापस आया ही नहीं। फिर दूसरी बार वापस से आया, बट प्यार के जख्म लेकर वापस चला गया। वो आने वाला है कि नहीं आकाश? ही इज कमिंग इन जुलाई, वी वुड वेलकम हिम, यस। नाउ सो एनीवे, सो यहाँ पे यस टैक्स का लेक्चर शुरू हो गया है बच्चों, प्लीज आप लोग वो देख सकते हैं। ए छवि तू कहाँ पे रह रही है, ग्रुप 1 में है ग्रुप 2 में, कुछ तो डिसाइड कर ना। हाँ जी, प्लीज हियर ध्यान से, सब बेयर रेगुलेशन से हम पढ़ेंगे। अब ये बेयर रेगुलेशन, अब एक्चुअली क्या होता है, सेबी के लिए कोई बेयर रेगुलेशन डायरेक्टली मार्केट में मिलते नहीं है। तो मैंने एक सेबी का मैनुअल देखा था, तो वो मैनुअल कुछ 4,000 रुपए का था। हाँ सुनो सुनो, कम लेट मी कंप्लीट। सेबी का मैं बेयर रेगुलेशन देखने गया था मार्केटली, जो मैं आपको रेकमेंड करता, तो दैट वाज फॉर 4,300, और 4,300 में 2 बुक्स इतनी मोटी, ठीक है। तो फिर मैंने बोला उतना अपने को जरूरत नहीं है, तो मैं क्या किया, सेबी की वेबसाइट पे गया। सेबी की वेबसाइट पे सारे रेगुलेशंस मिलते हैं, तो मैंने उन सारे रेगुलेशंस को क्या करवा लिया, डाउनलोड करवा लिया, और उनका क्या निकलवा लिया, प्रिंट निकलवा लिया। तो मेरी ऐसी 2 बुक्स बनी है, आई हैव मेड दीज 2 बुक्स। अरे नाउ सो, हेलो हेलो, अबे हेलो, तुम लोग हंस इतनी हंस रहे हो, मेरे को लग रहा है माइक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। सो ये 2 बुक बनी है, प्रैट 1 और प्रैट 2। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली ये थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, इट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो इसमें क्या किया है, जैसे सेबी एक्ट का जो बेयर रेगुलेशन है वो अपन ने क्या करवा लिया है इसमें,
सो इसमें सेबी एक्ट के सारे रेगुलेशंस आपको, मतलब जितने अपने रेगुलेशन काम किए, जैसे अपने को, मैं आपको एक और बार बता दूं कि अपने को कौन कौन से रेगुलेशंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो सेबी एक्ट के अंदर, सेबी एक्ट के अंदर एक सेक्शन 30 है। कौन सेक्शन है? ठीक है, एक्ट के बारे में अभी डिस्कस करूंगा। हाँ जी, आई जस्ट कम टू सेक्शन 30 ऑफ सेबी एक्ट। सो ये जो बेयर रेगुलेशंस मैंने प्रिंट कराए हैं, मैंने उनका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिया है। हाँ, अब ये बेयर रेगुलेशंस अगर आपको चाहिए तो दिस यू विल हैव टू बाय, लेकिन ये आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, ये मैंने जेरोक्स निकलवाए हैं। तो इसका कॉस्ट है 250 रुपीज, फ्री में नहीं मिलेगा। यस, फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ गालियों के ना। सो दीज रेगुलेशंस, तो ये नोट्स के अलावा है, लेकिन 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 सुनो मेरी बात, लेट मी कंप्लीट। इफ यू वांट टू बाय दी, मतलब आप बाहर से भी जेरोक्स निकलवा सकते हैं, या फिर हमारा जेरोक्स वाला भी, उसका शायद जो भी एक्चुअल प्रिंट कॉस्ट आता है, तो एक बार मैं पूछ लूंगा। उसने मोटा मोटी मेरे को 250 रुपीज बताए, अब हंस सकते हो। सो मोटा मोटी उसने मुझे 250 रुपीज बताए, बट एक बार मैं उससे और बात करूंगा, 250 से भी कुछ कम होता है। तो जिसको खरीदना है, जरूरत नहीं है, इफ यू कुड सी, आप मोबाइल पे देख सकते हो तो भी चलेगा। जिसको खरीदना है, जिसको बेयर वाले वर्ड से प्यार है, वो ये परचेज कर सकता है। परचेज मतलब आप बाहर से भी जेरोक्स निकलवा सकते हो। आपको वो चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो मैंने सारी डाउनलोड करके रखी है, मैं आपको दे दूंगा। आप जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, वो अपने होम टाउन से जेरोक्स करवा सकते हैं। अगर हमसे आप लेते हो तो 250 रुपीज कॉस्ट आएगा, प्लस बाहर के बच्चों को मेरे ख्याल से 100 रुपीज के आसपास कुरियर बैठेगा, तो बाहर के बच्चों को 350 पड़ेगा। आप लोगों को अगर हमसे चाहिए तो प्लीज सारे लोग लिस्ट बना के बता देना, और पहले 250 रुपए रख देना साथ में, ठीक है? ठीक है, और कैश में देना, क्योंकि जेरोक्स वाले को अपन कैश में ही देंगे, तो वो आप उनसे करवा लेना। लगे तो जितने लोगों को चाहिए, तो ये इसमें आपको सारे रेगुलेशंस मिल जाएंगे। तो मैंने बेयर रेगुलेशंस भी रखे हैं, तो मैं नोट्स के साथ साथ क्या करूंगा, बेयर रेगुलेशंस के थ्रू भी पढ़ाऊंगा। नाउ सेक्शन 30, जो सेबी का सेक्शन 30 है, सेबी एक्ट का सेक्शन 30 मैं आपको बताऊंगा बस, प्लीज हियर। मैं ये पूरी कहानी बताऊंगा कि सेबी एक्ट कैसे आया, क्या था। सो इफ यू कुड सी सेक्शन नंबर 30, क्या है सेक्शन 30, देखो प्लीज हियर। व्हाट इज सेक्शन 30 ऑफ सेबी एक्ट? पावर टू मेक रेगुलेशन। सेक्शन 30 जो है सेबी एक्ट का, वो किससे डील करता है? पावर टू मेक रेगुलेशंस। द बोर्ड में, नाउ बहुत सारे बच्चे ये लैंग्वेज देखेंगे 2-3 महीने के बाद, 15 दिन के बाद। याद है सबको मे शैल? अब तुम लोग वापस से उस दुनिया में आ चुके हो। वो अभी तुम्हारा नया वेब सीरीज चालू हुआ है, ग्रुप 2 वेब सीरीज। बीच में, हाँ बीच में क्या हुआ, अभी हम लोग को बीच में छुट्टी का टाइम था ना, तो क्या हुआ, मैंने वो नेटफ्लिक्स पे स्ट्रेंजर थिंग्स देखना चालू किया। और बोलना मत कि फर्स्ट जुलाई को नया सीजन आ रहा है, मारूंगा साले इधर। तो नेटफ्लिक्स में आई स्टार्टेड वाचिंग दिस न्यू सीजन स्ट्रेंजर थिंग्स। मतलब वो है पुराना, बट मैंने बोर हो रहा था, तो मैंने बोला चलो स्टार्ट करते हैं। तो 15 दिन तक मैं क्या था, मैं बस यही कल्पना करता रहता था कि दूसरी दुनिया कहाँ होगी। गड्ढा खोदते हैं तो नीचे कुछ दूसरी दुनिया होगी। तो 15 days entirely I was lost in that web series. Now it's good, worth watching, but आप प्लीज मत देखिएगा। जिसने देख लिया, बर्बाद हो सालों इधर ना। इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम। हाँ जी। सो बच्चों, बोर्ड में मेक रेगुलेशन, तो द बोर्ड में, ध्यान से देखिएगा, द बोर्ड में, पहले यहां पे तो कुछ था, हाँ नहीं, उसके नीचे 3 स्टार लगाए, 3 स्टार का 182 नंबर क्या बोल रहे हैं? The words with the previous approval of the central government omitted by Securities Law Amendment Act 1995। तो पहले यहां पे क्या था? द बोर्ड। अच्छा, बोर्ड का मतलब क्या है? नहीं, बोर्ड का मतलब क्या है? सेबी। बोर्ड का मतलब सेबी। ये बोर्ड मतलब ऊपर उन्होंने बोर्ड को डिफाइन किया होगा कि बोर्ड का मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द बोर्ड में by notification make regulations consistent with this act and rules made thereunder to carry out the purposes of the act। कहने का मतलब, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशंस बना सकता है। क्या बना सकता है? जो रेगुलेशन इस एक्ट से कॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट का मतलब सपोर्ट करते हैं,
मतलब इस एक्ट को सपोर्ट करने के लिए क्या बना सकता है? सेबी रेगुलेशंस बना सकता है। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग पावर। कई लोग के मन में तो ये लाइन देख के लगता है कि बस छोड़ दें, सीज बहुत हो गया। इन पर्टिकुलर मतलब अगर हम खासम खास बात करें तो, और ऊपर अगर आपको याद है सेबी को ऊपर वाले प्रोविजन ने जनरल पावर दे दी ना कि सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड, सिक्योरिटीज मार्केट को सपोर्ट करने के लिए कोई भी रेगुलेशन बना सकता है। लेकिन ये बोल रहा है इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडाइज। विदाउट प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? बिना वेरी नाइस, बिना नुकसान पहुंचाए। किसको नुकसान पहुंचाए? बिना, ऊपर लिखी हुई ये क्लॉज नंबर 1 के अंदर जो जनरल पावर है उसको नुकसान पहुंचाए बिना। ये सारे मैटर पे ऑल या फिर एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स के ऊपर रेगुलेशन बना सकते हो। मतलब इन मैटर्स पे स्पेसिफिकली बना सकते हो, लेकिन इन मैटर्स के अलावा किसी और मैटर पे भी बनाना है तो भी बना सकते हो। हाँ, क्यों? क्योंकि जो सब क्लॉज 2 है, जो सब क्लॉज 2 है वो क्लॉज 1 के पावर को अफेक्ट नहीं करता, या रेगुलेशन 1 रेगुलेशन 1 की पावर को अफेक्ट नहीं करता। सो सेबी की मीटिंग कैसे होगी? ठीक है। सेबी के ऑफिसर्स की टर्म्स एंड कंडीशन कैसे होगी? ठीक है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो सेबी मेंटेन करती है उसको कैसे यूज करना है? किसी इंटरमीडियरी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे दिया जाएगा? सेटलमेंट, जैसे अपन कंपनीज एक्ट में पढ़ते थे कंपाउंडिंग, याद है आपको? सेटलमेंट ऑफ ऑफेंसेस, सेटलमेंट कैसे होगा? और उसके बाद कोई दूसरा मैटर। इन सारे मैटर के ऊपर सेबी क्या बना सकती है? आपको कुछ भी समझा नहीं होगा, डोंट वरी, मैं समझाना भी नहीं चाहता, बट स्पेसिफिकली मैं ये बोल रहा हूं इन द मैटर्स रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ कैपिटल। इश्यू ऑफ कैपिटल मतलब जब मैं बोल, एक मिनट, इश्यू ऑफ शेयर लिखा है या इश्यू ऑफ कैपिटल लिखा है? कैपिटल मतलब शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स दोनों आ गए। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जो शेयर इश्यू हो रहे हैं वो ट्रांसफर कैसे होंगे? अच्छा, ये अनलिस्टेड, ये एक मिनट, ये लिस्टेड कंपनीज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तो किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है, वो शेयर कैसे इश्यू करेगी, शेयर ट्रांसफर कैसे करेगी, एंड अदर मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। देयर टू का मतलब होता है उनसे। तो बच्चों सेबी शेयर्स इश्यू करने से रिलेटेड, शेयर को ट्रांसफर करने से रिलेटेड, या फिर किसी रिलेटेड मैटर में क्या बना सकती है? रेगुलेशंस बना सकती है। रेगुलेशन का मतलब लॉ, रेगुलेशन का मतलब क्या है? लॉ। तो बेसिकली, और सेम पावर सेबी को सेबी एक्ट में मिला है, डिपॉजिटरीज एक्ट में भी मिला है, और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, तीनों जो सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉ है, तीनों लॉज जो है सेबी को सेम टाइप की पावर्स देते हैं बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सो मैं यही कह रहा था बच्चों की जो सेबी एक्ट है या जो भी सिक्योरिटी लॉ है वो तीन ही है, लेकिन सेबी एक्ट का जो सेक्शन 30 है, सेबी एक्ट का जो क्या है, सेक्शन 30 है, इसने सेबी को प्रोटीन दे दिया है। क्या दे दिया है? जिससे सेबी के मसल क्या हो गए? स्ट्रांग हो गए, बढ़ गए। और सेबी ने दुनिया भर के रेगुलेशंस गढ़ दिए, बना दिए, और इसके चक्कर में अपना सिलेबस भी क्या हो गया ना। अब सेबी ने ढेर सारे रेगुलेशंस बनाए हैं, मैं आपको बता देता हूं। SAST रेगुलेशन, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस। ICDR रेगुलेशंस, ये तो आपको पता होगा, हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव में कई बार रेफर किया इसको। LODR रेगुलेशंस, यस और नो बच्चों? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यस और नो? उसके बाद BB रेगुलेशन, बायबैक। उसके बाद शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन। शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट इज ये एम्प्लॉय और स्टॉक ऑप्शंस वगैरह अपन देते हैं, ओके। डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इनके ऊपर रेगुलेशंस है। म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने के लिए म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस है। उसके बाद कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इनके लिए रेगुलेशन है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल फंड इज बेसिकली अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, लेकिन एक और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जहां पे पैसे, म्यूचुअल फंड में क्या होता है?
आपसे पैसे लेके हम स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, दिस इज म्यूचुअल फंड। दिस इज, आप सबसे पैसे लेंगे एंड वी वुड इन्वेस्ट दैट मनी इनटू स्टॉक मार्केट, दिस इज म्यूचुअल फंड। आप सबसे मैं पैसे लूंगा लेकिन वो पैसे मैं स्टॉक मार्केट में नहीं डालूंगा, I'll put it into some scheme, I'll put it into some scheme, जैसे घी स्कीम। मैं आप सबसे 5,000 रुपए लूंगा, आप सबसे क्या लूंगा, 5,000 रुपीज लूंगा, और सबके मिला के मेरे पास 100 लोगों के 5,000 हो गए, मतलब मेरे पास 5 लाख रुपए हो गए। इससे मैं एक गाय खरीदूंगा या 100 गाय खरीदूंगा, गाय का दूध निकालूंगा, दूध से घी बनाऊंगा और घी को बेचूंगा, घी बेच के जो भी प्रॉफिट आएगा मैं आप सबके साथ क्या करूंगा। तो म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टिंग इनटू सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टिंग इनटू, बट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या करती है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, स्कीम में इन्वेस्ट करती है। तो इनके लिए भी रेगुलेशन बनाया है सेबी ने। देन फिर आपको पता होगा स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे कि मर्चेंट बैंकर है, शेयर ब्रोकर्स हैं, इन सब शेयर ट्रांसफर एजेंट, इन सबको रेगुलेट करने के लिए भी, इन सबको बोलते हैं इंटरमीडियरी, क्या बोलते हैं, इन सबको रेगुलेट करने के लिए भी सभी ने क्या बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं। देन और क्या हो गया, बायबैक हो गया, डीलिस्टिंग हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, सीआईएस हो गया, कुछ और याद आ रहा है? एनीवे, सो ये कुछ मेन रेगुलेशंस हैं, इसके अलावा एक दो रेगुलेशंस और होंगे। तो ये सारे रेगुलेशंस जो हैं वो कहाँ पे हैं बच्चों, ये सारे रेगुलेशंस हमको पढ़ना है, ये सारे रेगुलेशंस अपने सिलेबस का क्या है, पार्ट है। सो क्या पढ़ना है अपने को, बेसिकली 3 लॉज, ये 3 लॉ पढ़ने हैं, प्लस ये हमको रेगुलेशंस पढ़ने हैं। इज दैट क्लियर? नाउ सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, तो ये बेसिकली ये सारे लॉज तो क्या हो जाएंगे। सो सिक्योरिटी लॉ एक्चुअली में 3 ही है, बट क्या नहीं से ये रेगुलेशंस भी सिक्योरिटी से डील करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी किसका पार्ट हो गया, सिक्योरिटी लॉ का पार्ट हो गया। सेकंड जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है बच्चों, दैट इज, सो बेसिकली इसके लिए एक चैप्टर बनाया उन्होंने, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट करके एक चैप्टर है। इस चैप्टर से अकेला एग्जाम में मेरे ख्याल से 10 to 15 मार्क्स का यहीं से आता है सर। कैपिटल मार्केट काम कैसे करता है, ट्रेडिंग कैसे होती है शेयर्स में, आपको पता है कैश ट्रेडिंग होती है, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, सो दुनिया भर की चीजें होती हैं बच्चों, मार्जिन ट्रेड्स होते हैं, कई बार आपके अकाउंट में 10,000 रुपए जमा होते हैं बट आप 1 लाख का ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बेसिकली हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट का पार्ट आप समझो एक ही है। उसके बाद इंटरमीडिएट्स के ऊपर एक अलग चैप्टर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली आपके सिलेबस की रूपरेखा है, इस टाइप का आपका सिलेबस है। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे पूरा सेबी को निचोड़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट सेबी इज, सेबी क्या है, सेबी फंक्शन कैसे करता है, सेबी के पावर्स क्या है, सेबी की ड्यूटीज क्या है, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और ये सारी चीजें हमको बेसिकली सेबी क्या है ये हमको कहां से समझ में आ जाएगा। सेबी एक्ट 1992 वुड एक्सप्लेन अस एंटायरली कि सेबी क्या है, सेबी के पावर्स क्या है, रूल्स क्या है, फंक्शन, सब 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 सेबी के बारे में सब कुछ। नाउ एज वी आर स्टार्टिंग टुडे, यू ऑल मस्ट बी हैविंग अ मोबाइल फोन, और आप सब मुझे सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में पूछते थे कि सर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, स्टॉक मार्केट सीखना है, क्या होता है। और मैं आप सबको हमेशा यही कहता था कि वो हम कहाँ डिस्कस करेंगे बच्चों। और मैं लाइक आई हैव मेड लॉट ऑफ लॉसेस इन स्टॉक मार्केट, बट पिछले 1 साल में आई हैव लर्नड व्हाट इज इन्वेस्टिंग। पिछले 1 साल में मैं सीख गया हूं कि इन्वेस्टिंग क्या है, और इसलिए आई कैन मेक यू अ गुड इन्वेस्टर एज वेल, आई कैन मेक यू गुड इन्वेस्टर एज वेल। सो अभी तुरंत मोबाइल फोन निकालेंगे सब लोग अपना, और उसमें एक ऐप डाउनलोड करेंगे। विल बी डाउनलोडिंग एन ऐप। मैं ऐप स्टोर निकालता हूँ, मैं आपको वो ऐप दिखा देता हूँ कौन से। नाउ सो हम ऐप डालेंगे, विल बी सर्चिंग एन ऐप, प्लीज हियर। आप में से मेरे ख्याल से किसी के मोबाइल में होगा भी वो ऐप। नहीं नहीं, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ईटी मनी। मेरी एप्पल में दिख ही नहीं रहा साला। मिला सबको ईटी मनी?
मुझे ही नहीं मिला, बाकी सबको मिल गया। यस, ईटी मनी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नॉट नॉट दिस वन, ये वाला ईटी मार्केट्स, आई एम सॉरी, ईटी मार्केट्स नॉट मनी, ये वाला ऐप, डाउनलोड दिस ऐप, ईटी मार्केट्स, इकोनॉमिक टाइम्स मार्केट, ये ऐप डाउनलोड कीजिए। नाउ, अच्छा, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स और रेगुलेशंस के बीच में क्या डिफरेंस है? सो एज सच मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखता, बिकॉज दोनों ही किसका पार्ट है? दोनों ही किसका पार्ट है? दोनों ही लॉ का पार्ट है। ठीक है, अब वो सेबी एक्ट में रेगुलेशन की बात की गई है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि लॉ की डेफिनेशन के अंदर रूल्स भी आते हैं, और हाँ, बट आप अगर चाहें, अगर आप चाहें तो आप मेरी कनपट्टी बंदूक रखकर पूछे, नहीं सर हमको डिफरेंस जानने का ही है। एक्चुअली मैं डिफरेंस इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि जैसे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 469 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है रूल्स बनाने की, क्या बनाने की? लेकिन सेबी एक्ट जो है, सेबी को पावर क्या देता है? रूल्स बनाने की या रेगुलेशंस बनाने की? रेगुलेशंस बनाने की। तो बच्चों, अगर आप किसी लॉ एक्सपर्ट से पूछें तो वो यही बोलेगा, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, और वो क्या बोलेगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लॉज, डिपेंड्स अपॉन द, कि कौन से लॉ के अंदर किस अथॉरिटी को कौन सी पावर मिल रही है। जैसे कंपनीज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सी पावर देती है? रूल्स बनाने की। तो मैंने वहां पे कभी हमने कंपनीज एक्ट में रेगुलेशन वर्ड यूज किया है? क्यों नहीं किया? अरे क्योंकि पावर ही रूल्स बनाने की है ना। और सेबी एक्ट सेबी को कौन सी पावर दे रही है? रेगुलेशंस बनाने की पावर दे रही है, तो हम यहाँ पे रेगुलेशंस यूज करेंगे। दोनों का कंसेप्ट क्या है? एक ही है, लेकिन दोनों के नाम क्या है? अलग अलग है। हाँ, अब फिर भी तुम पूछते नहीं सर कुछ तो बता दो, कुछ तो आपको लगता होगा। तो बच्चों, फिर मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे मैंने देखा है मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज जो हैं, क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं, वो क्या बनाती हैं? रेगुलेशंस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? रेगुलेशंस। तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नाउ डाउनलोड कर लिया सब लोगों ने? अब इस ऐप का, हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो? रूल्स और रेगुलेशंस में कोई डिफरेंस कैसे आएगा? कैसे कॉन्फ्लिक्ट होगा? कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होता है? लॉ और रेगुलेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि सेबी एक्ट के अंदर अपन किसकी बात कर रहे हैं? रेगुलेशंस की बात। अच्छा, सेबी एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की पावर है। सेबी एक्ट के अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट को किस चीज की पावर है? सेबी एक्ट के अंदर, जस्ट अ मिनट, इधर देखो प्लीज, हियर, एक मिनट बेटा। पावर टू मेक रेगुलेशन, ये रेगुलेशन लिखा है ऊपर देखिए, पावर टू मेक रूल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को किस चीज की पावर दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की। सेबी एक्ट ने दोनों को ही खुश किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी खुश किया है और सेबी को भी खुश किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सी पावर दी गई है? रूल्स बनाने की। और सेबी को कौन सी पावर दी गई है? रेगुलेशन। तो बच्चों, सो डिफरेंसेस क्या राइज होंगे? अगर आप मुझसे पूछे रूल्स और रेगुलेशन के बीच में डिफरेंस बताओ, मैं क्या बोलूंगा कि 29 सेक्शन 29 में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गॉट द पावर ऑफ मेकिंग, सेक्शन 30 के अंदर सेबी हैज गॉट द पावर ऑफ मेकिंग, दैट्स इट। बाकी है दोनों ही, बाकी है दोनों ही लॉ, आपको दोनों ही क्या करना है? फॉलो करना है। हाँ, एक चीज याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट को मोस्टली मैंने देखा है रूल्स बनाने की पावर मिलती है। क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं, जैसे कि सेबी हो गई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गई, ये क्या बनाती हैं? रेगुलेशंस हो गए। ठीक है, और रेगुलेशंस मोस्टली इंटरनल मैटर से डील करते हैं। एक और चीज याद रखना, रेगुलेशन किससे डील करते हैं? इंटरनल मैटर से। और रूल्स किससे डील करते हैं? दे कैन डील विद जनरल मैटर, दे कैन डील विद द, हालांकि ये डिफरेंस मैं आपको अपने आप से बता रहा हूं, बट अगेन आइडियली इफ यू सी, वो लॉ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा लॉ रूल्स बनाने की पावर दे रहा है और कौन सा लॉ रेगुलेशन बनाने की पावर दे रहा है। बाकी फॉलो अपने को दोनों ही करना है। एक्ट और रूल में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, या एक्ट और रेगुलेशन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, इट इज ऑलवेज एक्ट विच प्रिवेल्स। इज दैट क्लियर? नाउ
हाँ, अब कोई बोलेगा रूल्स और रेगुलेशन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स और इनके रेगुलेशंस में अगर कोई डिफरेंस हो गया तो नहीं, तो उस लॉ में ही क्लियर लिखा होता है क्या कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो ये प्रिवेल करेगा, और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो अपन रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। कौन सा रूल फॉलो करेंगे? इज दैट क्लियर? नहीं, फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो फिर अपन कहां जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। कहां जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो ग्रुप 1 में जो भी आपने पढ़ा है वो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा क्या होगा, यूजफुल रहेगा। यहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे रूल्स भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए बच्चों, एनीवे नाउ, अब बच्चों बिफोर स्टार्टिंग, अच्छा सो ये बेयर रेगुलेशंस है अपने पास, तो ये बेयर रेगुलेशंस ही अपन पढ़ेंगे, ये मैं आपको बता दूं। और उसके साथ साथ अपन क्या करेंगे, बेयर रेगुलेशंस में जो भी चीजें लिखी हैं वो एकदम हार्डकोर लीगल लैंग्वेज में लिखी हैं। बेयर रेगुलेशंस को आसान भाषा में हमने कहां पे डाला हुआ है? हमने नोट्स में डाला है, तो हम नोट्स को भी टाइम टू टाइम क्या करेंगे, रेफर करेंगे। एग्जाम में पढ़ना कहां से? नोट से ही पढ़ना है, लेकिन क्लास में मैं आपको बेयर रेगुलेशन, अच्छा आप में से कोई ऐसा है जो पहली बार बेयर रेगुलेशन से पढ़ेगा? आप 4-5 लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को भी बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा कि हम साला अभी तक कौन सी दुनिया में थे। ठीक है, सो इवन यू ऑल आर गोइंग टू लाइक आपको प्यार हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट वो मजा आता है धीरे धीरे, क्योंकि ना जब आप बेयर रेगुलेशन से पढ़ो तो कंफ्यूजन नहीं होते। क्या नहीं होते? अरे यार एक बार मॉड्यूल में कंफर्म कर लेते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बेयर रेगुलेशन में लिखा है वो परम सत्य है। और ये जो भी रेगुलेशंस मैंने आपके लिए बनाए हैं, ये सारे रेगुलेशंस एकदम लेटेस्ट हैं। सेबी की वेबसाइट पे जो सबसे लेटेस्ट वाले रेगुलेशन थे मैंने वही डाउनलोड किए हैं। तो आपको दिसंबर तक इंस्टीट्यूट अगर बीच में अमेंडमेंट लेके आ गई कि बेटा ये चेंजेस हैं, मेरे प्राण मत खाना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा अलग से। क्यों? क्यों? कई लोग बोलते हैं कि सर इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट लाती है, आप अमेंडमेंट बैच नहीं लेते। मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं सारी चीजें क्या करता हूँ, रेगुलर क्लास में ही मैं आपको क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा। सो ये सारे रेगुलेशन टिल नाउ अमेंडेड है, मतलब जो भी इनकी लास्ट अमेंडेड डेट है तब तक ये सारे रेगुलेशन, सारे लॉस क्या है, अमेंडेड है। और आप सबको पता है 6 महीने के पहले जो अमेंडमेंट आते हैं वही एप्लीकेबल होते हैं, कुछ ऐसा नियम है। सो एज ऑफ नाउ दिसंबर के लिए आपको कोई अलग से अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप 1 में पड़ेगी तो मैं बताऊंगा, ठीक है? चलो, सो बिफोर स्टार्टिंग मैं डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स बता दूंगा जो हम सिक्योरिटी लॉ में हमको काफी ज्यादा यूज करने होंगे। रिपीटेडली हम ये वर्ड्स यूज करेंगे। सिक्योरिटीज आप सबको पता है, सेबी। व्हाट इज सेबी? नहीं, अब देखो तुम लोग सीधे बेयर एक्ट की लैंग्वेज बोलने लगे। सेबी का मतलब एक संस्था जो मार्केट को क्या करती है, तो पूरे स्टॉक मार्केट का मॉनिटर कौन है? पूरे स्टॉक मार्केट में जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता था, पूरे स्टॉक मार्केट का मॉनिटर सेबी है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई भी गड़बड़ ना हो। स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, आज भी मेरे ख्याल से 16 स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में है। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, ये वो। बट जहां तक जो स्टॉक एक्सचेंजेस सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं वो दो ही हैं। कौन से? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? कैपिटल कंट्रोलर, टच स्क्रीन मोबाइल फोन पता है, छोटा स्क्रीन वाला, नहीं सॉरी, टच स्क्रीन आने के पहले, टच स्क्रीन वाला फोन आने के पहले जो फोन था वो कौन सा था? कीपैड वाला फोन था। कैपिटल कंट्रोलर वही है। सेबी आने के पहले, सेबी टच स्क्रीन मोबाइल फोन, सेबी आने के पहले स्टॉक मार्केट का मॉनिटर कौन था? कैपिटल कंट्रोलर। इसने गंद मचा के रखी थी स्टॉक मार्केट में। एडजुडिकेशन, डिसीजन देना, क्या देना? डिसीजन देना। इंस्पेक्शन, जांच। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, गहन जांच। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है? पहले क्या होता है, पढ़ाया था क्या? ओके, सबसे पहले इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन इज अ जनरल सर्च, नॉर्मल पूछताछ, सॉरी नॉर्मल जांच, पेपर डॉक्यूमेंट्स की। इंक्वायरी में डॉक्यूमेंट्स भी करते हैं, नहीं इंक्वायरी में हम डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं और आपसे एक्सप्लेनेशन भी ले सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन में
Investigation is always done with a purpose. Investigation is always done with a purpose. You all must be aware of this. Investigation is always done with a purpose. श्रद्धा के पापा को पता चल गया कि श्रद्धा का कुछ तो किसी ना किसी लड़के के साथ, श्रद्धा का क्या है, कोई तो सोना बाबू खेल रही है किसी के साथ, तो मेरे बाबू ने थाना थाया, ऐसा खेल रही किसी के साथ, तो क्या करेंगे पापा? लड़के का नाम नहीं पता, सिर्फ ये पता चला कि चक्कर कहीं तो चालू है। बहुत पर्सनल फील हो रहा होगा तेरे को। अबे तू उज्जवल को ही बोल रहा हूं, तो श्रेया क्या कुछ, हाँ एनीवे, तो इधर, हाँ क्या भूल गया? उज्जवल है ना इसका नाम? श्रद्धा ये है ना? ये कौन है ये? माँ की, हाँ जी सॉरी, ममता। सो ममता के पापा को क्या पता चला? ये ममता कुछ बहुत पुराने टाइप का नाम नहीं रख लिया पापा ने, अब रखा है तो क्या कर सकते, ठीक है। एनीवे, ममता इज वेरी ओल्ड नेम, ममता, किरण, जयललिता, मायावती, एनीवे एनीवे एनीवे। सो सो पापा को पता चल गया कि ममता कहीं और जा रही है। यस और नो बच्चों? सो पापा को पता चल गया कि किसी के साथ तो कुछ तो गड़बड़ है पूना में। तो पापा शुरू में सिर्फ इंस्पेक्शन करने आते हैं, जस्ट पता लगाने के लिए कि चक्कर कहीं चालू है या, तो इट इज इंस्पेक्शन, इट इज। और कई बार इंस्पेक्शन से मन नहीं भरता तो इंक्वायरी भी हो जाती है। तो इसके 4-5 दोस्तों को बुला के पूछ लिया कि बेटा, मैंने जब भेजा था अपनी बेटी को तो वो सिंगल थी, मिंगल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, बट अभी क्या उसका स्टेटस क्यों वैसा ही है? तो पूछताछ करेंगे, पूछताछ करके उनको कुछ तो सबूत मिलेंगे, एक दो फोटोज फोटोज किसी ने खींच के दे दी। और सुनो 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 सुनो, फिर वो वाला ना फिर फिर सेकंड चीज क्या होगी? अब पापा को जब सबूत मिल गया है, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के दौरान कुछ तो सबूत हाथ में लगे हैं, देन फॉर द नेक्स्ट टाइम व्हेन he'll come स्पेसिफिकली, क्या वो दुनिया की हर जनरल पूछताछ करने वाले हैं? ये डायरेक्टली उस लड़के की हरकतों को देखने वाले हैं, उस लड़के की हरकतों को देखेंगे। दैट इज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज डन विद अ पर्पस। यू नो व्हाट टू चेक इन, आपको पता होता है कि किन चीजों को चेक करना है। इंस्पेक्शन और इंक्वायरी में आप अंधेरे में तीर मारते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये चीज ध्यान में रखना। डिसगॉर्ज, ये वर्ड भी आप बहुत बार यूज करेंगे। डिसगॉर्ज का मतलब क्या है? पैसे वसूलना, पैसे छीन लेना। अगर मुझे लगता है कि आपके पास गलत तरीके से पैसे आए हैं, तो डिसगॉर्ज का मतलब क्या होता है? पैसों को क्या करना, आपसे ले लेना, छीन लेना। इसको हम क्या बोलते हैं? डिसगॉर्ज। याद रखना, अगर आपने इलीगल तरीकों से पैसा कमाया है, इलीगल तरीकों से अगर आपने क्या करा है, पैसा कमाया है, तो आपके पैसे क्या हो सकते हैं? योर मनी कुड बी डिस्गॉर्ज्ड। ठीक है। सस्पेंशन, किसी चीज को टेम्पररी बंद करना। टाइम बिंग के लिए 6 महीने के लिए मैंने आपको क्लासेस सस्पेंड कर दिया, सॉरी 6 महीने तो क्लास खत्म हो जाएगी, 10 दिन के लिए मैंने आपको क्लास से क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। क्या है ये? दिस इज सस्पेंशन। उज्जवल, तू अपने फेवरेट इंसान से 2 दिन नहीं मिलेगा। क्या है ये? सस्पेंशन है। क्या है ये? उज्जवल, तू अपने फेवरेट इंसान से जीते जी कभी नहीं मिलेगा, और अगर जीते जी मरने के पहले मिलना है तो उसकी शादी में मिलना, बट मेक श्योर कि दूल्हा तू ना हो, बट मेक श्योर कि दूल्हा, प्रोहिबिशन, किसी को परमानेंटली क्या करना, हटा देना। अच्छा, एक और चीज है, डी बार। डी बार का मतलब भी क्या है? अच्छा, डी बार परमानेंटली भी हो सकता है, डी बारिंग फॉर स्पेसिफिक पीरियड। डी बार का मतलब भी होता है प्रतिबंधित कर देना। क्या कर देना? प्रतिबंधित कर देना। इंटरमीडियरी, नेक्स्ट क्या है? ये बीच के लोग, ये काम की चीज है, जैसे स्टॉक ब्रोकर। एक मिनट ध्यान से, बच्चों दुष्यंत जैन यहां पर है, ठीक है। दुष्यंत जैन पुणे में है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई में है ना। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ठीक है, सारे लोग ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। उसके बाद दुष्यंत जैन को शेयर्स खरीदने रिलायंस के, सॉरी दुष्यंत जैन को रिलायंस के शेयर खरीदने। समझना कितना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है बच्चों, कभी विचार करो तो। आई एम सिटिंग इन पुणे, मैं पुणे में हूं, या मैं भारत के किसी भी कोने में, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हूं, मुझे एक ऐसी कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं जो कंपनी कहां पर है, मुंबई में, दिल्ली में, कहीं पे भी हो। तो कंपनी कहीं और, मैं कहीं और, हम दोनों का कोई रिश्तेदारी, कोई नाता नहीं है। मैं उसके शेयर खरीद सकता हूं। कैसे खरीद सकता हूं? हाउ कुड आई बाय द शेयर्स, मैं शेयर्स कैसे खरीद सकता हूं? सो कैन आई से आइडियली कनेक्शन दुष्यंत और रिलायंस के ही होना चाहिए। आइडियली देखा जाए तो कनेक्शन दुष्यंत और रिलायंस के ही होना चाहिए। इन दो ही लोग हैं ना ट्रांजैक्शन में, खरीदना मेरे को है, बेचना रिलायंस को है। लेकिन क्या मैं ये ट्रांजैक्शन अकेले अकेले कर सकता हूं? क्या मैं इस ट्रांजैक्शन को अकेले अकेले कर सकता हूं? अरे बोलो, अरे नहीं कर सकता। तो कैसे करने का? हाँ, बहुत सारे लोग लगेंगे, सिर्फ ब्रोकर नहीं लगेगा। तू बस ब्रोकर ही याद है, तेरे को काम उसी से पड़ता होगा। जहां देखे ब्रोकर, ये चाहिए वो चाहिए, सब मांगता रहता होगा ब्रोकर से, और बोलता हुआ कमीशन में सब लाके दूंगा मैं इधर। सो बेटा, you don't need only broker. I can understand broker is your favorite, but you don't need only। तो ब्रोकर कौन है? चलो ब्रोकर, ब्रोकर कौन है? ब्रोकर इज अ मिडिल मैन ना, इंटरमीडियरी। क्या बोलते हैं? मिडिल मैन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड दे दो, स्टैंडर्ड वर्ड बोलो मिडिल मैन का। क्या हो गया? अरे चचा कहाँ है? मर गए। कितना बुरा लगता है ना। चचा कहाँ है? कल ही मर गए, कल इंतकाल हो गया उनका। नहीं, एकदम रूड लगता है। टपक गए, निपट गए, खत्म हो गए। चाचा कहाँ है? खत्म हो गए, ऑफ हो गए। कितना मतलब, मरे हुए आत्मा, मरा हुआ आत्मा भी लगता होगा साला जाके मारूं। सो यू कुड डिसेंटली, डिसेंसी के साथ आप बोल सकते हो कि ही पास्ड अवे, शांत हो गए, ये भी बोलते हैं, गुजर गए, ऐसा बोल दो। ठीक है, तो ब्रोकर सीम्स टू बी थोड़ा सा अजीब लगता है, तो आप क्या बोलते हैं उसको? ब्रोकर्स को आप प्यार से आप क्या बोलेंगे? इंटरमीडियरी। सुना होगा आपने, इंश्योरेंस इंटरमीडियरी, रियल एस्टेट इंटरमीडियरी। यस और नो बच्चों? सो इंटरमीडियरी इज लाइक द पर्सन, सॉरी, एक ऐसा इंसान जो बतौर ब्रिज काम करता है। एक ऐसा इंसान जो कैसे काम करता है? जो बतौर एक ब्रिज काम करता है। उस इंसान को मैं क्या कहता हूं? व्हाट डू आई रेफर दैट पर्सन एज? उस इंसान को मैं एक इंटरमीडियरी कहता हूं। शुभ ध्यान से देखो बच्चों, अब आप समझो शेयर खरीदना कितना जटिल काम है, कितना जटिल काम है शेयर खरीदना। सबसे पहले दुष्यंत जैन, मैं जाऊंगा स्टॉक ब्रोकर के पास। मैं तो इसी को जानता हूं, मैं गूगल पे लिखूंगा हाउ कैन आई बाय शेयर्स, हाउ कैन आई बाय, तो गूगल मुझे बताएगा कि भाई शेयर ब्रोकर के पास जा। तो मैं शेयर ब्रोकर के पास चला गया, शेयर ब्रोकर मुझसे पूछेगा कि तूने खुलवाया है आज तक जिंदगी में? तो मैं बोलूंगा क्या? तो बोलेगा डीमेट अकाउंट। क्या बोलेगा? तो मेरे को लगा नहीं, मैंने बोला डीमेट अकाउंट क्यों चाहिए? बोलता डीमेट अकाउंट में तेरे शेयर्स आएंगे। तेरे शेयर्स कहाँ पे आएंगे? जैसे पैसे आते हैं बैंक अकाउंट में, वैसे डीमेट अकाउंट में शेयर्स आएंगे। ओके, तो फिर मैं, डीमेट अकाउंट कौन खोलता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। कौन खोलता है? मैं सब डिस्कस करूंगा, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू कि हाउ द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। तो डिपॉजिटरी पार्ट, डीमेट अकाउंट खोल लिया। अब डीमेट अकाउंट खुल गया, अब शेयर खरीदना है, फिर स्टॉक ब्रोकर के पास गया। इसके यहाँ पे क्या खुलवाया मैंने?
अबे इसके बाद जाके मैंने क्या खुलवाया, अरे डीमेट अकाउंट, नहीं नहीं, डीमेट अकाउंट में तो मैं शेयर्स रखूंगा ना, लेकिन मेरे को अपना एक अकाउंट ब्रोकर के पास भी तो खुलवाना पड़ेगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट जिसको क्या बोलते हैं, वो उस अकाउंट के थ्रू ट्रेड करेगा। तब मैं खुश हो गया कि मेरा 2 बार खुल गया, डीमेट भी खुल गया और ट्रेडिंग भी खुल गया। फिर मैंने ब्रोकर को बोला एक काम करो, रिलायंस के 25 शेयर खरीद लो। कितने शेयर खरीद लो? ब्रोकर बोलते पैसा कहाँ है, मैं बोला गूगल पे करता हूं। ब्रोकर बोलेगा सर कौन से ग्रह से आए हो, गूगल पे मुझे करोगे, आपको पैसे किसको देने, स्टॉक मार्केट को देने, राइट पैसे। सो वो बोलेगा आपके पास बैंक अकाउंट है, मिला है ना, मोदी जी ने खुलवाया था जनधन योजना में। बोलेगा भिखारी। सो आपके पास क्या होना चाहिए, एक जो किससे लिंक्ड होना चाहिए, आपके डीमेट और ट्रेडिंग से लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है, तो बैंक अकाउंट से आप पैसे कहां पे ट्रांसफर करते हो, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है ना, आपको ये सब उतना डिफिकल्ट नहीं लगता होगा, क्योंकि आजकल क्या होता है, ब्रोकर और डीपी एक ही आदमी होता है, तो वही आपका डीमेट अकाउंट खोल देता है और वही आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है, और बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है, मतलब जस्ट यू नीड टू साइन अ फॉर्म, आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाता है। सो ये 2 चीजें हो गई। अब उसके बाद और क्या करना है, अब डीमेट अकाउंट आप भले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास खोलते हो, बट वहां पे एक सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किसके एजेंट होते हैं, डिपॉजिटरी। आप सबको पता है भारत में 2 डिपॉजिटरीज है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये डिपॉजिटरीज हैं, डोंट वरी, जिनको नहीं समझा डिपॉजिटरीज हम पढ़ने वाले। तो ये आ गए। उसके बाद शेयर्स आप कहां से खरीदोगे, उसके बाद ब्रोकर मेरा ऑर्डर प्लेस करेगा। अब तो मेरे पास सब हो गया ना, अब ब्रोकर मेरा ऑर्डर लगाएगा कि रिलायंस के 50 शेयर खरीदने हैं। ऑर्डर कहां लगाएगा ब्रोकर, ब्रोकर को ऑर्डर लगाना पड़ेगा ना, ब्रोकर जो है ऑर्डर लगाएगा कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज में। कहां पे ऑर्डर लगाएगा, स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ नाम का है, स्टॉक एक्सचेंज इज जस्ट अ फेस, वो कुछ करता नहीं है। ये सारे ऑर्डर एक्चुअली हर एक स्टॉक एक्सचेंज का एक क्लियरिंग हाउस होता है। क्या होता है, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूं, बस मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, क्लियरिंग हाउस। तो बच्चों ये सारे लोग क्या लगते हैं आपको, अभी तो मैंने आपको इतना बताया है। उसके जब आप शेयर खरीद लोगे, व्हेन यू बाय द शेयर्स, जब आपने शेयर्स परचेज कर लिए, उसके बाद आपको डिविडेंड वगैरह मिलते हैं, बोनस शेयर्स वगैरह मिलते हैं, तो वो सारी चीजों को मैनेज कौन करता है, शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। सो बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जो आपको लगता है कि आप 1 सेकंड में 10 सेकंड में शेयर खरीद देते हैं या शेयर बेच देते हैं, असल में वो ट्रांजैक्शन इतना स्विफ्टली, इतने आराम से क्यों हो जाता है। You buy a share in 5 minutes, you sell a, sorry 5 minutes बोल रहा हूँ, 5 microseconds में you can buy the shares। आप शेयर सेल कर देते हैं इतनी जल्दी, क्यों होता है वो काम इतनी जल्दी, बिकॉज कैन आई से देयर आर सो मेनी इंटरमीडियरीज, बहुत सारी इंटरमीडियरीज हैं इन बिटवीन, बीच में, जो आपके ट्रांजेक्शन्स को सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए काम करती है। बैंक इज ऑल्सो एन इंटरमीडियरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उसी प्रकार से, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भी जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई होगी, पहली बार जब उन्होंने अपने शेयर्स इश्यू किए होंगे, तो प्रोस्पेक्टस वगैरह इश्यू किया होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यू नो सो मेनी थिंग्स। तो जैसे पूरे शादी को एक वेडिंग प्लानर मैनेज करता है, तो बहुत अच्छी शादी होती है। मेरी शादी में मैंने वेडिंग प्लानर अपॉइंट किया था, मेरे पापा का बेस्ट फ्रेंड, उसने 2-3 लाख रुपए लिया, बट शादी अच्छी करी। मेरा भाई सीए है, कई बार सीए होना ही आपके लिए आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, आप हर जगह एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो, आपको लगता है ये पैसा वेस्ट है, ये पैसा वेस्ट है। मेरी शादी में मैंने वेडिंग प्लानर को 2 लाख रुपए दिया, और उसको मैंने बोला सब कर देना भाई तुम। शादी के 3 दिन पहले मैं अपने घर पहुंचा, बैच चल रहा था, कैसे छोड़ गया था बैच, नहीं तुम लोग गाली देते बैच खत्म नहीं होता तो। मेरे भाई ने क्या किया, वेडिंग प्लानर को मैं पैसा नहीं देगा, मैं सीए, मेरे को ज्ञान पेल रहा था कि भैया तूने तो बहुत पैसा खर्च किया अपनी शादी में। मैंने कहा किया, तो लोग याद भी करते हैं मेरी शादी में।
मतलब मेरी शादी मुझे लगता था बहुत मीडियोकर हुई, बहुत एवरेज हुई, क्योंकि ज्यादा खर्च नहीं किया हमने, 30 लाख खर्च किया। जैन लोगों में 30 लाख खर्च करना इज कंसिडर्ड एज वेरी पुअर, बहुत गरीब है। लेकिन फिर मेरे भाई की जब शादी हुई तो मुझे लगा कि यार मेरी शादी सच में कमाल थी। तो मेरे भाई ने वेडिंग प्लानर किया नहीं, सब कुछ सीए था वो, सब कुछ सस्ता सस्ता करवाया। तो उसकी शादी में मैंने एक चीज देखी, जो आदमी डोसा बना रहा था वो हाफ पैंट पहना हुआ था, वो दूध वाले लोग जो पहनते ना, और एक हाथ से खुजा रहा था और एक हाथ से डोसा बना रहा था। मैंने अपनी भाई की शादी में खाना नहीं खाया। नहीं नहीं, ये ऐ कर रही है, अरे लेफ्ट से खुजा रहा था बाबा, और कुछ पहना था वो पैंट खुजा रहा था, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली। अरे गेटिंग माय पॉइंट। मेरे एक दोस्त आया था रायपुर से, बहुत अमीर दोस्त, हाँ, गाड़ी वाला दोस्त, वॉल्वो वो लेके आया था, XC90, वो X90 लेके आया था, डेढ़ कुछ 1 करोड़ 20 लाख की उसने कार खरीदी। वो आया, उसने भी व्यवस्था देखी, मेरा बेस्ट फ्रेंड ना, एकदम खासम खास दोस्त। उसने बोला यार दुष्यंत शादी की व्यवस्था तो बहुत अच्छी की है। मैंने सच बोल लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बता दे कमीने ना। एनीवे, सो कई बार बच्चों क्या होता है, कई बार यू शुड हायर इंटरमीडिएट्स। आपको क्या करना चाहिए? तो वेडिंग प्लानर क्या था जो मैंने हायर किया था, और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे भाई की शादी तक मुझे ये लगता था कि मेरा शादी बड़ा एवरेज हुआ है, मतलब वी कुड हैव डन मच बेटर। बट उसका शादी देखने का आई थॉट कि मेरा तो भाई नवाबों वाला शादी हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है कई जगह पे आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने का बच्चों, जो चीजें जिनके ऊपर है आपको उनके ऊपर छोड़ देने की। ठीक है, अब वो कैटरिंग डायरेक्टली उसने किया तो उसका कैटरिंग हुआ 4 लाख में। यही कैटरिंग अगर वो ब्रोकर के थ्रू करता तो शायद 5 लाख में होता। बट कैटरर्स को एक चाहिए ना जो आदमी उनके ऊपर नजर रखे, नहीं तो वो तो कुछ भी पहन के साले चालू है। ये सुनो बच्चों, पूरा धुआं धुआं हो गया था, जहां खाना खा रहे हैं वहीं पे धुआं धुआं, रिसेप्शन में पूरा खाने का धुआं इधर। एनीवे बच्चों आगे बढ़ जाएंगे, वो साला ये वीडियो देख लेगा तो मेरे से रिश्ता और खत्म कर देगा। एनीवे बच्चों, सब बच्चों ध्यान से देखिए, नाउ लिसन टू मी। सो इंटरमीडिएट्स आर ऑलवेज गुड। जब आप पब्लिक इश्यू लेके आते हैं तो पूरे पब्लिक इश्यू के लिए आप एक वेडिंग प्लानर रखते हैं। पूरे पब्लिक इश्यू को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए यू हैव मल्टीपल लोग, बट एक वेडिंग प्लानर होता है जो ये इंश्योर करता है। अब आपकी शादी में जो कैटरर है, जो पंडित है, एवरीवन इज एन इंटरमीडिएट। कनेक्शन तो दो लोगों का होने वाला है। पति का शादी होगा अपनी पत्नी से, यस और नो बच्चों, मामला दो लोगों के बीच का है, यस और नो। बाकी जितने भी वहां पे वो सब इंटरमीडिएट्स तो हैं, चाहे वो कैटरर हो या वो हो। लेकिन इन सारे इंटरमीडिएट से काम करवा के कौन लेता है? एक सबका बाप इंटरमीडिएट, यस और नो। सेम पब्लिक इश्यू में भी देयर इज वन इंटरमीडिएट जो क्या करता है, पूरे पब्लिक इश्यू को मैनेज करता है, उसको हम बोलते हैं मर्चेंट बैंकर। क्या बोलते हैं हम? ठीक है, तो वो भी एक इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट्स का रोल काफी ज्यादा है। और एक और दुख की बात ये, द अदर साइड ऑफ इंटरमीडिएट्स इज कि स्टॉक मार्केट में जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, 99.99% फ्रॉड्स में कोई ना कोई इंटरमीडिएट ही शामिल शामिल होती है ना। और रिमेनिंग 1% में जिस जिस कंपनी में वो कंपनी शामिल होती है, कई कंपनीज ने भी बहुत सारा पैसा डुबाया इन्वेस्टर्स का, यस और नो बच्चों ना। सो शेयर तो मर्चेंट बैंकर है, शेयर ट्रांसफर एजेंट है, ये सारे कौन है बच्चों? अरे ये सारे कौन है? ये सारे इंटरमीडिएट्स। और स्टॉक मार्केट में इंटरमीडिएट्स की बहुत अहम भूमिका है। और हर एक इंटरमीडिएट, जितने भी स्टॉक मार्केट में इंटरमीडिएट सब मस्ती करते हैं। सबको पैसा चाहिए ना बच्चों, एवरीवन नीड्स फास्ट मनी। हर एक इंसान को आज की तारीख में जरूरत से ज्यादा, मतलब हर, मतलब सबको पैसा चाहिए बच्चों। और सबके रेट्स अलग अलग हैं बच्चों। क्यों चाहिए सबको पैसा इतनी जल्दी? क्यों चाहिए? क्योंकि मोबाइल फोन ने आपको बता दिया है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या कर सकते हो। कभी अंकित, कभी तूने अपने पापा को सुना है कि पापा ऐसे बोलते हैं कि मुझे अगले साल मर्सिडीज लेनी है, उसके बाद ये करना है वो करना है? भले उनके पास कितना ही पैसा हो, कभी नहीं बोलते। मेरे पापा के मुंह से आज तक मैंने नहीं सुना, आप लोगों ने अपने पापा के मुंह से भी नहीं सुना होगा
एक आध एक्सेप्शन होगा, बट 99.99% केस में कभी सुना है कि मेरे को ये वाला परफ्यूम लगाना है, कभी सुना है कि मेरे को मैं वहां जाऊंगा तो मैं ये वाला चश्मा पहन के घोड़े के ऊपर बैठ के फोटो खिंचवाऊंगा? सुना है कभी पापा से? मम्मी शायद हो सकता है, और वो भी हुआ भी होगा तो 1-2 साल में ही हुआ होगा, बट वी वुड नेवर हियर दीज थिंग्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। बट हम लोग, मैं, तुम, हम सब, सबकी विश लिस्ट है। किसी की किस लिस्ट भी हो सकती है, किसी की विश लिस्ट भी हो सकती है। सो सबका एक विश लिस्ट है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरी भी विश लिस्ट है, सबकी विश लिस्ट, उसकी इनकम, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं, शांत कोई नहीं। और इसीलिए साले 30-30, 40-40 साल में लोग मर जाते हैं। सब मारामारी करे ना बच्चों, बिकॉज सबकी इच्छाएं, अपने मम्मी पापा लोग भले ही ठीक है थोड़ा बहुत कम किया होगा उन्होंने अपनी लाइफ में, बट खुश तो है, आज भी जीते हैं यार, आज भी जिंदगी के आनंद ले रहे हैं। अपन सिर्फ मारामारी कर रहे हैं। और बच्चों प्लीज, मारामारी करना गलत नहीं है, नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे आज के जमाने में। और अपन तो ये अपने बच्चे लोग कैसे करेंगे? मेरी बेटियां निर्विका विर्णिका, ये तो ऐसा भागेंगी कुत्तों टाइप का, क्योंकि हम लोगों ने वही सिखाया, बी एम्बिशियस, यू हैव टू बी वेरी एम्बिशियस, एंड बीइंग एम्बिशियस इज गुड, इसमें कुछ भी गलत नहीं है बच्चों। और विश लिस्ट बनाना इज गुड, नहीं बनाओगे तो साला पीछे रह जाओगे जिंदगी में। तो आज की तारीख में जो मम्मी पापा का टाइम था वो उनका टाइम है, लेकिन आज की तारीख में यू हैव टू बी अ जगलर, आपको यू हैव टू बी अ हसलर, आपको लाइफ टाइम हसल करना ही है। ठीक है, वो अपन बात करेंगे। मैं 50-55 साल का हो जाऊंगा, जब मेरे को 10-12 लाख रुपए महीने का घर बैठे ही आएगा, तब मैं आपको ज्ञान दे लूंगा कि बेटा पैसा वैसा सब फालतू है, लाइफ में सुख भी मैटर करता है, शांति भी मैटर करती है, कुछ मैटर नहीं करता बच्चों। लाइफ में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, हाउ मच इज योर नेटवर्थ, बात खत्म। खुशी अपनी जगह, शांति अपनी जगह, सब है, बट पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। सो बच्चों, यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग बच्चों, एंड डेवलप दिस एटीट्यूड फ्रॉम नाउ। अब मैं तो आपको ये पूरे लेक्चर भर तुम लोग सुनते सुनते पक जाओगे, मेरा रूटीन 4:30 बजे जो चालू होता है मॉर्निंग में। सो इवन आई एम स्ट्रगलिंग डे एंड नाइट, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ दिन में भी, और रात को तो खैर सो जाता हूँ, बट स्टिल। तो बच्चों मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। ये सुनो बच्चों ना, हाँ जी, डीमेट अकाउंट आज नहीं तो कल सबको खुलवाना पड़ेगा, उसके बिना कोई चॉइस नहीं है। यस और नो? कौन खोलेगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। यस और नो? ये बच्चों, ये वर्ड जो है, ये स्टॉक मार्केट में सबसे गंद वाला वर्ड है। कौन सा बच्चों? मैनिपुलेटिव, फ्रॉडलेंट, अनफेयर। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशंस। ये मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं, तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। चलो सबसे पहले मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनिपुलेटिंग द थिंग्स? मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? हाँ जी बच्चों, मैनिपुलेशन एक ऐसी चीज है, मैनिपुलेशन एक ऐसी चीज है जो हम सब करते हैं, और स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होता है। क्या होता है मैनिपुलेशन? ओके, ऑनलाइन वाले बच्चों, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो मैं भी करता हूं, जो मैनिपुलेशन मैं भी करता हूं। आपने मुझे फोन किया कि दुष्यंत सर, मैंने एडमिशन ले लिया है, या मैं एडमिशन लेने की सोच रहा हूँ, आई एम प्लानिंग टू हैव एन एडमिशन इन योर एकेडमी। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, चलो यार एडमिशन। उसके बाद आप तुरंत द अदर क्वेश्चन दैट यू आस्क मी कि सर, क्योंकि सब लोगों को डाउट होता है कि इतनी कम फीस में हार्ड कवर बुक्स मिलने वाली है, तो द अदर क्वेश्चन दैट यू आस्क इज नेचुरल। 90% बच्चे यही पूछते हैं, सर हार्ड कवर बुक मिलेगा ना? मैंने बेटा पूरा मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दैट यू आस्क मी मेक्स मी इनटू धर्म संकट। सर कितने दिन में बुक डिलीवर हो जाएगा? ये क्वेश्चन है। तो इफ यू हैव एवर हर्ड माई आंसर, आई से 4 डेज में डिस्पैच हो जाएगा। आप में से भी किसी ने सुना होगा, तो मेरे मुंह से यही निकलता है, 4 डेज में डिस्पैच हो जाएगा। उसका आदत है यस बोलने का।
उसके नाम में भी वही है। नाउ प्लीज शेयर बच्चों। सो माय स्टैंडर्ड एंड रटा रटाया आंसर इज व्हाट बेटा, 4 डेज में, 4 डेज में मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा या 4 डेज में मिलेगा। दिस इज माय स्टैंडर्ड आंसर। और कभी ऐसा नहीं होता कि 4 दिन मिल जाए, एक दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे हो सकता है, जहां पे इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म कर दिया हो। अब आपका चौथे दिन, और क्या होता है ना, मैं गलत नहीं है, वो ऑनलाइन वाले बच्चे जो होते हैं वो क्वाइट, और शुरू में ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता। शुरू में आपको लगता है कि साला वो एकेडमी पैसा खा के डूब तो भाग तो नहीं जाएगी, और शुरू में तो ये जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, इन सबको अभी भी मेरे ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं है। डोंट वरी बेटा, मैं तुम्हारी आशाओं पे खरा उतरूंगा इधर। सो नाउ लिसन लिसन लिसन, now what will happen, fourth day they'll call me, they'll call office, and you know our office और इनका स्वैग इतना है, कोई अगर 7-8 बार कॉल कर दे ब्लॉक कर देते। ठीक है, एक तो अभी नया सॉफ्टवेयर निकाला है, कह रहा हूँ बाद में बताऊंगा, छोड़ो। सो देन यू विल कॉल मी, ऑफ कोर्स दैट हैपेंस, शायद मैं 1-2 बार फोन ना उठाऊं, या फिर आप मुझे फिर व्हाट्सएप करोगे, एंड देन यू विल से, फिर मैं आपको बोलता हूँ बेटा मैंने बोला था 4 वर्किंग डेज में डिस्पैच होगा। एडमिशन के टाइम पे आई सेड 4 डेज में मिलेगा, बट इमीडिएटली माई वर्ड चेंजेस, में डिस्पैच होगा। बेटा ये एग्जाम्पल है, ऐसा होता नहीं है, और अगर इसका मेरे एग्जाम्पल का सच से कोई सामना हो गया तो ये संयोग मात्र है। इधर प्लीज हियर, सो व्हाट आई से इज, सो बच्चों दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मैनिपुलेशन, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मैनिपुलेशन। का मतलब होता है बच्चों सच को छुपाना, सच को तोड़ मरोड़ कर बताना। किस लिए? कोई नाक निकाल रहा है क्या? ना। हाँ जी, अच्छा एक और चीज, आप लाइब्रेरी, आपको फर्स्ट फ्लोर वाला लाइब्रेरी शायद फुल हो गया है, तो यू कैन अप्रोच द सेकंड फ्लोर लाइब्रेरी, या फिर आप जहां पे भी लाइब्रेरी अपनी जाते हैं वहां पे आप लाइब्रेरी लगा सकते हैं। बट जितने बच्चे आउट स्टेशन के हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा गो फॉर अ लाइब्रेरी, और जितने बच्चे घर से भी पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चों, प्लीज आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, डू ज्वाइन अ लाइब्रेरी, डोंट वेस्ट टाइम, एंड सिर्फ एक ही चीज से लॉयल रहना यहाँ पे, बाकी किसी से लॉयल नहीं रहे तो भी चलेगा, जस्ट रिमेन लॉयल टू वन थिंग। मुझसे लॉयल नहीं रहे तो भी चलेगा, यूट्यूब पे जाके कल हक दिए कि सर क्या पढ़ाते हो समझ में नहीं आता, रिफंड माई मनी, मैं बोलूंगा 100% नहीं मिलेगा रिफंड, और ज्यादा करोगे दे दूंगा दंड। यस और नो बच्चों? नाउ सो बच्चों जस्ट रिमेन लॉयल टू वन थिंग, दैट इज योर रूटीन। सिर्फ और सिर्फ अपने रूटीन से लॉयल रहो, रूटीन को चीट मत करो। और मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर 4:30 से 8:30 का टाइम आपको जमता नहीं है कि नहीं यार 4 घंटे में नहीं बैठ सकता, डोंट डू दैट। बट अगर ऐसा लग रहा है तो आप 5 से 8 का बनाओ, 5 से 8:30 का बनाओ, बट वट एवर रूटीन यू मेक। और हमेशा याद रखना लाइफ में हमारे ब्रेन को हम ट्रेन कैसे करते हैं पता है ना आपको, स्मॉल स्मॉल टारगेट्स को अचीव करना शुरू करो, एंड देन यू विल डेवलप अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई थिंक यू ऑलरेडी नो दिस, तो प्लीज रिमेन लॉयल टू द रूटीन दैट यू मेक। ठीक है, ये चीजें मैं आपको हमेशा नहीं बताऊंगा, सो प्लीज बच्चों अच्छा सा रूटीन बनाओ और उस रूटीन को फॉलो करना सीखो, एंड यू विल पास, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और नहीं भी हुए तो अगले अटेम्प्ट में पास होगी। बट अच्छी आदतें जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाएंगी बच्चों, ये ध्यान में रखना, ठीक है? हाँ जी, तो मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग के अंदर क्या आ गया? सब कुछ आ गया। इसका मतलब फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग भी है, इसका मतलब अनफेयर ट्रेडिंग भी है, इसका मतलब सब कुछ ट्रेडिंग है। मैनिपुलेशन करना, क्या करना? मैं आपको बताता हूं, एक एकदम छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैनिपुलेशन का, और कुछ भी हो सकता है मैनिपुलेशन के अंदर, एनीथिंग कैन कम। एक ट्रेडर, एक रिसर्च एनालिस्ट मतलब कौन है? ये जो स्टॉक जो टीवी पे बैठे रहते हैं, तो बच्चों टीवी पे आपको पता ना एक कंपनी है एच डी एफ सी लिमिटेड। एच डी एफ सी लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी, किसकी होल्डिंग कंपनी है?
HDFC बैंक, HDFC AMC, ये बहुत सारी जो HDFC ग्रुप की कंपनी है, उन सबकी कौन सी कंपनी है? नॉट होल्डिंग बट पेरेंट कंपनी। होल्डिंग तो कई कंपनीज में इसने अपनी होल्डिंग 51% से कम कर दी, तो पेरेंट कंपनी समझ लो। सो HDFC लिमिटेड का शेयर एक दिन 2600 पे ट्रेड कर रहा था। कितने पे ट्रेड कर रहा था? इट वॉज ट्रेडिंग ऑन 2600, ठीक है। नाउ उसके बाद 2600 में ट्रेड कर रहा था, और बीच में ना मार्केट 5-6 दिन बहुत गिरा, कुछ तो स्कैम्स वगैरह हुए स्टॉक मार्केट। वो उस समय DHFL का स्कैम हुआ था बहुत पहले, 2-3 साल पहले, तो स्कैम हो गया। तो DHFL का जब स्कैम हुआ तो सारी फाइनेंस कंपनीज को इंपैक्ट हुआ। तो जैसे CS कोर्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ तो गड़बड़ हो जाता है, तो सारी कोचिंग क्लासेस को इंपैक्ट होगा ना। तो ये शेयर हो गया 2100 रुपए का। 10-12 दिन में ये शेयर कुछ 500 रुपए टूट गया, ठीक है। तो स्टॉक CNBC, TV18, जी बिजनेस पे जो एनालिस्ट वगैरह आते हैं, उन लोगों ने आने के बाद क्या कहा पता है? कि देखिए सर, HDFC में कोई बिजनेस तो बचा नहीं है। HDFC लिमिटेड में कोई बिजनेस बचा, क्योंकि बैंकिंग का जो काम था वो HDFC बैंक ले लेती है, म्यूचुअल फंड का जो काम था वो HDFC AMC ले लेती है, और कोई काम है तो वो अलग अलग ले लेते हैं। तो HDFC के पास सिर्फ जो इन कंपनीज में शेयर्स हैं उसका डिविडेंड मिलता है। तो HDFC के पास खासा कोई काम बचा नहीं है। तो मेरी निवेशकों को सलाह रहेगी, माई सजेशन टू इन्वेस्टर्स वुड बी, कि आप इस स्टॉक से क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। और 2100 के बाद ये शेयर आ गया 2000 रुपए पे, और फिर 1900 1800 तक गया, ठीक है। अब 1800 के बाद पता नहीं क्या जादू हुआ, मार्केट में फिर से कुछ तो अच्छा हो गया होगा। ये शेयर वापस से 2 महीने के अंदर कितने पे गया? 2800 पे। वही एनालिस्ट जो आज से 4 महीने पहले क्या बोल रहा था कि कोई बिजनेस बचा नहीं है, बर्बाद कंपनी है, ये वो लन भन जो भी इसके बारे में बोल रहा था, 2800 पे आने के बाद क्या बोल रहा है पता है? बोलता है कि जैसे प्योर गोल्ड होता है, उसकी प्योरिटी के ऊपर अपन कभी शक नहीं करते, वैसे ही HDFC ग्रुप का जो किंग शेयर है, HDFC लिमिटेड, इस स्टॉक की परफॉर्मेंस के ऊपर हमें कभी शक नहीं करना चाहिए। मेरी सलाह इन्वेस्टर्स को ये है, बाय कीजिए। जितना ये गोल्ड है, क्या है ये, जितना बाय कर सकते हो उतना अच्छा। आप अपने बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए शेयर बाय कीजिए। दिस शेयर इज गोल्ड, प्योर गोल्ड रादर। बच्चों, केनाई से जब उसने 2000 में 2100 में बोला था सेल करो, तो जितने मीडियोकर इन्वेस्टर्स हैं, जितने डरने वाले इन्वेस्टर्स हैं, सबने बेच दिया होगा। और जब तुम बेच रहे थे स्टॉक मार्केट में शेयर को, कौन खरीद रहा था? यही एनालिस्ट खरीद रहा था। अलग अलग डीमेट अकाउंट्स के थ्रू यही एनालिस्ट खरीद रहा था जब तुम बेच रहे थे। तो उसने कितने में खरीदा वो शेयर? उसने 1800 रुपए तक खरीदा, और उसको शुरू से ही पता था कि दिस कंपनी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और 2800 में आया, अब वो तुमको वापस से खरीदवाएगा। सुनो ध्यान से, 2800 में आया तो वो क्या तुमको बोल रहा है? प्योर गोल्ड है, खरीदो। एंड व्हेन यू बाय एट 2800, ही वुड सेल, वो माल बेचेगा जो उसने 1800 में खरीदा था। और एक नहीं बच्चों, सारे एनालिस्ट यही इसी तरीके से रिकमेंडेशन करते हैं स्टॉक का। हो सकता है 2-3 एनालिस्ट अच्छे हों, बट 90% ऑफ एनालिस्ट जो हैं, दे इंडल्ज देमसेल्फ इन मैनिपुलेशन। क्या करते हैं वो सारे लोग? आपको क्या करते हैं? क्या कर दिया उसने? अपने को मैनिपुलेट किया ना, और अपन मैनिपुलेट हो भी गए। उसने हमको मैनिपुलेट किया और हम क्या हो गए? मैनिपुलेट हो गए। सो अब हालांकि अब तुम बोलोगे सर सेबी कुछ क्यों नहीं करती? सेबी थोड़ी ना करती। सेबी वो तो बोल देगा मैंने तो सिर्फ अपना ओपिनियन दिया था। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि मैनिपुलेशन कैन बी एनीथिंग। मैनिपुलेशन कैन बी, अगर मैंने आपको कन्विंस करवा के आपका शेयर बिकवा दिया, मैंने आपको कन्विंस करके कोई घटिया शेयर आपसे खरीदवा लिया, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें मैनिपुलेशन। सच नहीं बताया। मुझे कोई लड़की पसंद आती है और वो मुझसे पूछती है कि दुष्यंत यार तुम तो काफी बड़े दिखते हो, एज में तुम्हारी शादी हो गई होगी। अरे पागल हो क्या, 18 साल का लौंडा हूं मैं। हरफन मौला बोलते हैं लोग मुझे प्यार से, गबरू हूं मैं। अरे गेटिंग माई पॉइंट।
व्हाट एम आई डूइंग? मैं उस लड़की को क्या कर रहा हूं? मैनिपुलेट कर रहा हूं बच्चों। आई एम जस्ट मैनिपुलेटिंग, मैं सच को छुपा रहा हूं। और ये क्यों कर रहा हूं मैं? फायदा, सॉरी नॉट दिस फायदा, बट एनी काइंड ऑफ बेनिफिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई एम डूइंग दिस फॉर बेनिफिट, यस और नो बच्चों। सो अगर आप किसी भी तरीके से सच को छुपाते हैं और आपकी नीयत अच्छी होती है, खराब होती है? खराब होती। कोई भी इंसान मैनिपुलेशन अच्छी नीयत के साथ नहीं कर सकता। अरे मैं फिर कोई मुझसे पूछता है, इसको पता चल गया, इसने मेरे को देखा, सर मैंने आपको एक 18 साल की लड़की के साथ देखा, आप घूम रहे थे, अपनी एज से आधी लड़की के साथ आप घूम रहे थे। मैंने यार परिणीता प्लीज किसी को बताना मत यार, उसकी लाइफ में बहुत दर्द है यार, उसको बहुत अकेला फील होता है, बहुत हारी हुई है वो जिंदगी से। परिणीता तू यकीन कर, मेरी बिल्कुल भी नीयत खराब नहीं है, मैं उसके सहारे के लिए उससे जुड़ा हुआ हूं। शी हैज लॉट ऑफ नीड्स, रादर इमोशनल नीड्स। अगर मैंने उसको फुलफिल नहीं किया तो वो गलत रास्ते पे चली जाएगी परिंदा। और तेरे को पता है, एक लड़की जो होती है 18 साल की मासूम लड़की, कोरे कागज जैसी होती है, कोई भी उस पर अपनी स्टोरी लिख के चला जाता है। तो परिणीता, आई एम टीचर, आई एम मोटिवेटर, आई एम द गुरु ऑफ गुरुज। परंपरा है, कैसे उस लड़की को मैं अकेला छोड़ दूं इस दुनिया, इस भीड़ के बीच में? यस और नो? सो परिणीता, ये मैं किसी और के फायदे के लिए सो बच्चों हमेशा याद रखना, आप मैनिपुलेशन कभी किसी के किसी और के पास, आप मैनिपुलेशन खराब नियत के साथ ही करते हो। मैं जितना भी जस्टिफिकेशन दे दूं, बट कैन आई से माय इंटेंशन इज बैड, यस और नो? एंड दैट्स व्हाई बोले सर आप उसको, परिणीता बोली सर बाकी सब तो ठीक है, ठीक है, वो लड़की को दर्द है, ये है, वो है, परेशान है, अकेली है, जो भी है, सच क्यों छुपाया आपने? आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपकी दो प्यारी प्यारी बेटियां हैं? आपने उसको ये क्यों नहीं बताया कि 18 की एज में अगर आपकी शादी होती तो आपकी भी उतनी बड़ी एक बेटी होती? ये तो बता देते कम से कम। आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपकी एक वाइफ है जो काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है निधि मैम, और आप उनसे बहुत प्यार करते हो? ये क्यों नहीं बताया? मैंने परिंदा क्या बताऊं बेटा, उसको कंफर्ट नहीं आता। सो कैन आई से बच्चों, मैनिपुलेशन जो होता है वो कभी भी अच्छी नियत के साथ नहीं होता। सो मैनिपुलेशन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, अनफेयर, बेवकूफ बनाना। वाई की ट्रेडिंग में, स्टॉक्स की ट्रेडिंग में, बेसिकली स्टॉक से ट्रेडिंग में या स्टॉक के परचेज, शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी को बेवकूफ बनाना इज मैनिपुलेशन। सच छुपाकर बेवकूफ बनाना। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है बच्चों? कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मार्केट में किसी और के पास नहीं है, प्राइस सेंसिटिव, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बोलते हैं। चलिए बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही करेंगे, बाकी कल से विल स्टार्ट। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों। और ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।